पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एंटायर फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी सिंपल। ब्लॉक 3 अर्जेंटीना ने ऑफिशियली परचेज करने के लिए बजट में अपने एलोकेशन कर दिए। हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन होंगी जो ब्लॉक 3 अर्जेंटीना लेगा, और कुछ जो इजेक्शन सीट के हवाले से लोग एक कैंपेन चला रहे हैं उसको भी हम काउंटर करेंगे। और हम फिर उसके कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात कम करेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसकी तरफ जाएंगे। आपके वो क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन दैट आप इस स्पेस को शेयर कर लें। प्लस यू कैन ऑलवेज गो टू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। और ये स्पेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसको रिकॉर्ड करके आप लोग रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया करें। तो अब हम सब स्पेसेस रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। सिंस यू ऑल नो द टॉपिक, इस टॉपिक इज कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट दरिया टू पिच इन फर्स्ट, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स तैमूर, and then we'll start taking the question answers. Over to Darya. Thank you so much, and I hope my voice is clear. Yeah, your voice is clear, but one thing I would like to add over here is that Darya is a team lead of ACE of PF. Since जिन लोगों को एविएशन के साथ लगाव है वो जानते हैं एस ऑफ पी एफ को। आप उनके भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्विटर पे उनके अकाउंट को जाके फॉलो कर सकते हैं एस ऑफ पी एफ को, और फेसबुक पे भी उनके अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरिया इज द टीम लीड ऑफ एस ऑफ पी एफ। ओवर टू दरिया, थैंक यू। Thank you, Antai. So coming over to the current deal. So अभी जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है, वी हैव सीन अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर $664 मिलियन की डिमांड की गई है। एंड ऑब्वियसली फिर इसकी गवर्नमेंट लेवल पे अर्जेंटीना के अंदर अपने उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इस चीज़ के ऊपर डिबेट होगा एंड फाइनली द बजट वुड बी एलोकेटेड। तो इंशाल्लाह दिस डील वुड गो सक्सेसफुल। और जहाँ तक मज़ीद पोटेंशियल कस्टमर्स की बात है, तो अर्जेंटीना एक आउट ऑफ द बॉक्स कस्टमर आप कह सकते हैं। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, यस स्पेकुलेशंस थी, बट ज़्यादा लोग इस चीज़ को बाय नहीं कर रहे थे। स्पेशली जो लोग GF-17 की कामयाबी से जलते हैं, स्पेशली उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये एक अनरियलिस्टिक सी बात है। उन्होंने फिर कुछ ऑपरेशनल पैरामीटर्स के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि जी अर्जेंटीना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स तो कुछ डिफरेंट हैं। GF-17 तो जी शॉर्ट रेंज का एयरक्राफ्ट है, तो वो अर्जेंटीना के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता एंड अ लॉट ऑफ मोर स्टफ। बट द थिंग इज, द फैक्ट इज कि अब एक मूव इनिशिएट हो चुकी है। दे वांट टू प्रोक्योर GF-17s एंड इंशाल्लाह देयर आर मैनी मोर कस्टमर्स हु आर वेटिंग इन लाइन के GF-17 उनको भी ऑफर किया जाए या वो भी किसी डील के ऊपर पहुंचे। यस, नेगोशिएशंस आर ओपन सिंस द वेरी अर्ली स्टेज। जब GF-17 को पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनलाइज किया गया, उसी वक्त से बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर नज़र है। दे वांट टू प्रोक्योर इट फॉर देयर रिस्पेक्टिव एयर फोर्सेस। म्यांमार को भी हमने GF-17 सेल किए, वो डील चाइना के थ्रू हुई थी। अभी भी जो करंट डील है विद अर्जेंटीना, उसके ऊपर चीज़ों की अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन अभी आना बाकी है। बट अगेन जो एक एडवर्सरीज हैं हमारे, या जिनको GF-17 के बेसिकली प्रोग्राम के जो मुखालिफ लोग हैं, वो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी बातें करेंगे कि ये जी ये तो डील चाइना ने लीड की एंड थिंग्स लाइक दैट। बट इफ़ यू गो इनटू द डिटेल्स, अगर आप चीज़ों को बहुत प्रिसाइसली देखें, तो आई गेस एक 2000 इन अर्ली 2010 की एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है फ्रॉम वन ऑफ द एयर शोज इन यूरोप वेयर GF-17 फ्लू। तो वहाँ पर एक एयर कोमोडोर साहब क्लियरली कह रहे हैं, बता रहे हैं, रीजन्स को स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि इन इन रीजन्स के अंदर हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स मौजूद हैं और उनमें अर्जेंटीना भी शामिल है। सो उसी वक्त से ये चीज़ें चल रही हैं। अब अगर चीज़ें एक मटेरियल फेज की तरफ जा रही हैं, दैट्स ग्रेट। एंड कमिंग ओवर टू अदर पोटेंशियल कस्टमर्स, तो इसके ऊपर भी आप स्पेकुलेशंस के बेस पे तो इस डिबेट को आप बहुत आगे तक ले जा सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और बेसिकली कौन कौन से इस वक्त ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, जिनको कि GF-17 के साथ एक बहुत फीजिबल वे में उनको रिप्लेस किया जा सकता है। सो बट दीज थिंग्स आर टू बी सीन, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी को भी देखना होता है और हर कंट्री के बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी कुछ मजबूरियां कह लें या उनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स कह लें, जिनकी वजह से कि वो फिर आपके प्रोडक्ट को प्रोक्योर नहीं कर सकते। एंड अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ GF-17, तो देयर इज आई डोंट नो हु इज राइट नाउ सिटिंग बिहाइंड द एरो बोर्ड, बट इफ दैट्स द हैदर भाई, सो ही नोज
once there was a time between the ASOPF admins when we were discussing the potential sale to Poland, basically as a replacement of their two squadrons of Su-22 aircraft that they are operating. फर्दर तो वो तीन ब्लॉक 52 F-16s के स्क्वाड्रंस ऑपरेट कर रहे हैं एंड टू MiG-29 स्क्वाड्रंस. So potential customers के आप किसी भी basically you can just name a country and I would make you a proposal कि हम इनको किस तरह ये चीज़ पिच कर सकते हैं या ये इनकी किन requirements को चीज़ हमारा JF-17 बहुत अच्छे से मीट कर रहा है. But the reality is कि एक अच्छे कस्टमर ने एक बड़ी डील साइन हो गई है JF-17 की. दैट इज अ बिग विन फॉर JF-17. मीनवाइल एक अनवांटेड कंपैरिजन और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ब्लेम भी किया जाता है कि आप बिना वजह इसको तेजस से कंपेयर करते हो, तो ये चीज़ हमने शुरू नहीं की थी, ये चीज़ उन्होंने ही शुरू की थी. तेजस के साथ कंपैरिजन वाली बात बात पे वो जो जो एक रूटीन के अंदर हमारा इनके साथ एक चूहे बिल्ली वाला खेल चलता रहता है. आउट ऑफ दैट एक न्यूट्रल ओपिनियन के साथ अगर हम इफ आई टेल यू, तो ये JF-17 के लिए बहुत बड़ी विन है. मीनवाइल तेजस is still struggling to be operationalized in their very own air force. So I would Thank you. request Aerobot to take over. थैंक यू दरिया. बिफोर एरोबोट टेक्स ओवर, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अर्जेंटीना को तेजस पिच किया गया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया, सेम जो नाइजीरिया के केस में हुआ था. और अब मलेशिया के केस में भी अनकरीब ये होने जा रहा है. हमारे पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं कि मलेशिया ने तेजस को रिजेक्ट कर दिया हुआ है. और ऑब्वियसली जब तेजस रिजेक्ट होता है तो उसके बाद जिस जहाज़ का नाम आता है वो हम सबको पता है. सो वी विल मूव टूवर्ड्स द एरोबोट. और एरोबोट के बाद मैं इस तरह करूँगा, अगर तैमूर माइंड ना करें तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और हम फिर तैमूर को उसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि हम ज़्यादा डिबेट करें. मैं आप लोगों से क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ. सो ओवर टू एरोबोट. जी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव हो जाएं. मेरा नहीं ख्याल मैं क्या ऐड कर सकूंगा, सब कुछ कर दिया गया. क्वेश्चंस तक मूव हो जाएं. ओके, थैंक यू एरोबोट. Blackbird, please start taking the questions. Copy that. So the first person getting the chance is Hassan Chima. Hassan Chima Saab, you have the floor. Please ask the question. Hassan Saab, you have the floor. Please ask the question. हसन साहब आपको अनम्यूट करके पूछना होगा, अनम्यूट करके बोलें काइंडली. Blackbird, move forward अगर हसन भाई की आवाज़ नहीं आती तो. Sure, I'm moving forward. The next person is Ahmed Mia. Ahmed Saab, you have the floor. Please ask the question. Ahmed Saab, you have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर बस मैं डिबेट में शामिल था, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं था और मुझे इंटरेस्टिंग लगा आपका ये टॉपिक JF-17 और स्पेशली ब्लॉक 3 का. ऐसा जो क्वेश्चन है इस बारे में मेरे माइंड में नहीं है. आई विल पुट फॉरवर्ड माय इट टू समवन एल्स एंड आई एम एंजॉयिंग योर डिबेट. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much for your encouraging input. Now moving towards the next person, and the next person is Hassan Chima. Again, Hassan Chima, you have the floor. Please ask the question. आप सब मेरे सीनियर हैं. ये देखेंगे जो क्या नाम लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ना करो तो कोई थोड़ी सी बात कर सकता हूँ अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में. सर हम आपको ये कहेंगे कि आप टॉपिक के साथ स्टिक करें और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें. जी वो क्वेश्चन तो मेरे पास कोई नहीं था. क्वेश्चन यही है कि ये जो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये F-16 है, ये क्या नाम लेते हैं, पाकिस्तान का तकरीबन सबसे ऑल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ये जहाज है. आई थिंक वो ड्रॉप हो गए हैं.
जी जी, वो ड्रॉप हो गए हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट वर्जन में जवाब दे दूं। आई थिंक आपने पूछा था कि F-16 दुनिया में सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है। सर, ये इस तरह तो नहीं मैं कह सकता कि सबसे पावरफुल है सबसे वीक है। हर एयरक्राफ्ट की अपनी स्पेशलिटी होती है। बहुत डिटेल्ड जवाब होगा इसका, और इसका देने का बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि F-16 से भी बेहतर प्लेटफॉर्म दुनिया में मौजूद हैं, इन द फॉर्म ऑफ F-18 सुपर हॉर्नेट्स, और F-15 SE और SA और QA, और मल्टीपल और भी हैं। आई नो एयरपोर्ट मेरे से बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, हम किसी प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हमारे टॉपिक से दाएं बाएं हम ना हो। ब्लैकबर्ड, आप आगे चलें। थैंक यू। Copy. The next person is Saad Iqbal. Saad Iqbal, you have the floor. Please ask the question. तो पिछले कुछ दिनों में एक न्यूज़ मैंने सुनी थी कि क्योंकि ये म्यूचुअल कॉपरेशन है पाकिस्तान और चाइना की JF-17 थंडर, तो जो सेल होगी तो उसका कोई शेयर चाइना को भी मिलेगा, या अगर चाइना इस पे मोनोपोली रख सकता है कि क्योंकि कॉपरेशन से बना है तो पाकिस्तान का भी ये जेट यूज कर सकता है या नहीं, जिसे हम राइट्स कहते हैं, तो इस तरह की कोई चीज है? और अगर सेल्स होगी तो उसमें चाइना को क्या फायदा है अगर है तो? ओके, थैंक यू साद भाई। एरोबोट, प्लीज़ आप जवाब दें। थैंक यू। जी ठीक है। अच्छा, मैं ये बात पहले एट द वेरी फोर फ्रंट में ज़ाहिर कर दूं कि JF-17 एज अ प्लेटफॉर्म, उसकी जो राइट्स हैं, जो जिसको आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं, जिसको डिफेंस वर्ल्ड में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहते हैं, वो कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द JF-17 चाइना बनाता है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स और एज अ होल द असेंबली ऑफ द जेट वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंडर है। ठीक है, तो जब सेल होती है, इन अगर हम इस पर्टिकुलर सेल की बात करें, बाकी सेलों को छोड़ दें, क्योंकि हर जब मिलिट्री डील्स होती हैं तो उसमें हर डील सिमिलर नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिमिलर उसी एक ही फैक्ट्री में है। अब जो कंपोनेंट्स बनते हैं PSC कामरा में, जिस तरह प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो चाइना के पास चेंगदू में नहीं है। ठीक है, दे कैन बिल्ड अ फ्यू ऑफ देम एज ये क्या कहते हैं नेम, ये जो प्रोटोटाइप्स होते हैं, लेकिन वो उस तरह की हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्शन लाइंस चाइना में मौजूद नहीं है फॉर द JF-17 एटलीस्ट। और इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की ही डिज़ाइन है सेवरल ऑफ द कंपोनेंट्स इन द JF-17। ऑब्वियसली चाइना का एक बहुत मेजर पार्ट है एज अगर आप वेपन्स की और एवियोनिक्स की बात करें। जो एयरफ्रेम इटसेल्फ है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने खुद बनाई हैं, राइट? और हम मैन्युफैक्चर भी हम करते हैं, वो दुनिया में हमारे अलावा कोई और बंदा मैन्युफैक्चर नहीं करता। अब जो आप बिजनेस एंड पे आ जाएं, जब डील होती है तो पैसे किसको मिलते हैं? पैसे जो होते हैं वो ऑब्वियसली जब जिस कंट्री से डील हुई है ना, अगर आप इस स्पेसिफिक डील की बात करें, जहाँ तक मुझे पता चला है, जो अमाउंट है 664 मिलियन, वो चाइना दे रहा है अर्जेंटीना को एज अ लोन। ये तो पक्की बात है कि जो $664 मिलियन हैं वो लोन है। जो अर्जेंटीनियन मीडिया है उसने स्पेसिफाई नहीं किया किधर से वो लोन ले रहे हैं, लेकिन इट वुड ऑब्वियसली हैव कम फ्रॉम चाइना। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो चाइना में बनते हैं, उनका जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिससे और वो उसका जो ख़रीदने वाला होगा वो अर्जेंटीना नहीं होगा, वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स होगा। जो वो कंपोनेंट्स चाइना से जो बन के आते हैं वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एज ए क्लाइंट लेता है चाइना से, और फिर असेंबली जो होती है और फिर जो कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बनते हैं वो सब मिल के JF-17 को बनाते हैं। JF-17 की जो फ्लाइट टेस्टिंग वगैरह होती है आफ्टर एन एयरफ्रेम इज़ मैन्युफैक्चर्ड, वो भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में होती है। तो आप फाइनेंसेस की अगर बात करें तो आई वुड अज्यूम कि जो चाइना में कंपोनेंट्स मिलते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है और जो उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह बेचते हैं JF-17 के वो कंपोनेंट्स जो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनकी कोई सेट प्राइस होगी जो हम उनको दे के उनसे ले सकते हैं, राइट? और और फिर जो हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी भी ऑब्वियसली कॉस्ट आती है। उस इन सारे सिस्टम्स को, एवियोनिक्स को, सब जो हम प्रोक्योर करते हैं और ख़ुद बनाते हैं और फिर असेंबल करते हैं,
उन सब की मिला की जो प्राइस होती है वो फिर कोट की जाती है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें, बेस प्राइस तो जेट की होती है, आगे फिर उन्होंने उसमें वेपन्स और उसका एरोबोट कट इन ट्रेनिंग शॉर्ट, थोड़ा स्ट्रक्चर। शॉर्ट कर दो। हाँ। अच्छा, तो शॉर्ट अगर करना है तो दोनों को प्रॉफिट मिलता है, पाकिस्तान एंड चाइना। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट कम्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। थैंक यू। आई नो दरिया वांट्स टू आंसर द क्वेश्चन, मैं दरिया की तरफ जाता हूँ। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, आप जितने भी लोग ये समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट किस किस को जाते हैं, आप जेवी का कॉन्सेप्ट पढ़ें, जॉइंट वेंचर। थंडर जॉइंट वेंचर है पीएसी कामरा और सीएसी चाइना का, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो दो बंदे या दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों को प्रॉफिट जाता है। कितना परसेंटेजेस जाती हैं ये क्लासिफाइड चीज़ है, हमें भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी पाकिस्तान के पास आता है, ये बात कंफर्म है और ऑफिशियल है। ओवर टू दरिया, थैंक यू। कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट बनाती है या कोई किसी भी किस्म का जॉइंट वेंचर इनिशिएट होता है, जो भी होता है, जब उसकी सेल्स की बात आती है तो ये चीज़ें उस प्रोजेक्ट की जब एक प्रोडक्शन स्टार्ट होती है या जब उसके ऊपर जब इनिशिएट किया जाता है काम किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उस वक्त बहुत सारा लीगल पेपर वर्क होता है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड होती हैं टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। सो ये चीज़ें लीगली एडवांस में कवर होती हैं और इन चीज़ों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क विद इन दैट एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू ये चीज़ें बहुत आसानी से सॉर्ट आउट की जाती हैं। जैसे एरोबिल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर जाके चीज़ों को बताया, तो इन सब चीज़ों को एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर एडवांस में तय कर लिया जाता है। सो एज द एरोबोट सेड, आई वुड सेकंड हिम ऑन दैट के majority of the profit would come to Pakistan, as Pakistan has more numerous stakes in this project. Thank you. Over to Entai. थैंक यू दरिया। मैं इसमें एक बात और भी ऐड कर दूं कि एक कॉन्फ्लिक्ट, एक चीज़, एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है जी कि ये जो मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कल को क्या कहते हैं चाइना मतलब कॉपरेट करना बंद कर देगा। सर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी जेवी का पढ़ें, ठीक है। पहली बात है कि जो थंडर का प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट ही पाकिस्तान ने किया था सुपर 7 के नाम से। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, चाइना को बाद में शामिल किया गया है। पहले इसके अंदर बहुत सी और यूएस की कंपनीज थी, फिर वो ड्रॉप हो गई ड्यू टू सैंक्शन, तो फिर उसको चाइना के साथ जेवी किया गया। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ओवर टू ब्लैकबर्ड, आप और क्वेश्चन ले रहे हैं, थैंक यू। और अगला जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर तैमूर से लूंगा, थैंक यू सो मच। Copy that. So the next person is Madas Khalil. Khalil Saab, you have the floor. Please ask the question. ये ब्लैकबर्ड बीच में कोई ये पजीत आए हुए हैं, इनको जरा निकाल दीजिएगा, ये कोई इनका प्रोफाइल मुझे अस्सलाम समझ वालेकुम तुल्ला। जी जी अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। खलील, वालेकुम सलाम जी, खलील साहब। मेरा सवाल ये है कि पर यूनिट प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि अगर ये ऑर्डर हमें मिल जाता है तो कितनी तेज़ी से हम ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेंगे इसकी प्रोडक्शन की। थैंक यू खलील साहब, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कामरा की कैपेसिटी हमें पता है ऑलरेडी 18 से 20 एयरक्राफ्ट है। नॉट कन्फर्मिंग कि कितनी है क्योंकि हमें भी नहीं पता, ये क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ 18 से 20 एयरफ्रेम बन सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो थंडर का प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट अर्जेंटीना ने हमें दिया है उसको डिलीवर करने में हमें 3-1 साल लगेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल टाइम है। 3 साल आराम से लग जाते हैं, दुनिया के किसी भी जहाज़ के आप वेंडर को आप ऑर्डर प्लेस करें 3 साल लग जाते हैं। इसका जो डिटेल जवाब है मैं चाहूँगा कि तैमूर दें। ओवर टू तैमूर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? लाउड एंड क्लियर। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एंटाई, अब आपको पता है कि एविएशन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि दरिया इसका जवाब दे दें। ओके, ओवर टू दरिया। मैं कहा तुम बोर ना हो जाओ बैठे बैठे स्पेस के अंदर, ना चलो ना, ठीक है, ओवर मैं टू जरा दरिया। स्पेसिफिक साइड पे हूँ ना। ओके ओके ओके, ओवर टू दरिया। श्योर ब्रो। अब ब्रो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम पर ईयर प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो JF-17 ब्लॉक 2 के साथ हमने 16 to 18 एयर फ्रेम्स पर ईयर प्रोड्यूस करने का एक टारगेट अचीव किया हुआ है। एरोबोट कैन करेक्ट मी ऑन दिस के 16 थे या 18 थे, और कैपेसिटी इन्हेंस की जा रही है। अगर फर्दर ऑर्डर्स आते हैं ऑब्वियसली तो इस चीज़ को मजीद बढ़ाया जाएगा एंड देयर इज पोटेंशियल कि इनको 24 एयर फ्रेम पर ईयर तक बढ़ाया जाए। जब आप एग्जांपल एक 24 के नंबर में एयर फ्रेम्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस कस्टमर को सबसे पहले सर्व करेंगे। अगर यू आर सर्विंग दी डोमेस्टिक कस्टमर्स या फिर पहले आप फॉरेन कस्टमर्स को सर्व करेंगे। जो बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं एविएशन इंडस्ट्री के, लाइक बोइंग,
लॉकहीड मार्टिन, उनके पास बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती हैं, वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सर्व कर रहे होते हैं। बट प्रॉब्लम विद प्रोजेक्ट्स लाइक JF-17 जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का एक इफेक्ट पड़ता है कि आप किस कस्टमर को प्रायोरिटाइज करते हैं। ऑब्वियसली जब हमारे JF-17 ब्लॉक 2 इन प्रोडक्शन ही थे, तो उसी के दौरान ही हमने साथ साथ म्यांमार के लिए भी एयरफ्रेम्स रोल किए एंड उनको हमने डिलीवर किए। और नाइजीरिया के लिए भी जब हमारी JF-17 से प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी चल रही थी, तो उसके ऊपर ही तैयार हुए। एंड सेम वुड बी अप्लाइड विद द JF-17 ब्लॉक 3। अगर ऑर्डर एक्सपैंड होता है, कोई मेजर कस्टमर कोई मेजर ऑर्डर प्लेस करता है, लेट्स से कि अगर इजिप्ट एक ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम वहाँ पर उनके साथ एक मज़ीद असेंबली लाइन स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट फिर वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर आपसे कितनी ज़्यादा तादाद में एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू दरिया। मुझे पता है रोबोट उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो मैं उनको कहता हूँ उसमें ऐड कर देंगे। देखें, बेसिकली पॉइंट ये होता है कि जिस तरह की पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है, और ऑब्वियसली वी नो कि थंडर हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और हमारी बैकबोन है एयरफोर्स की। सो ऑब्वियसली मुझे ये लगता है इन आवर सिनेरियो वी विल बी फर्स्ट फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। उसके बाद हम किसी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर की तरफ जाते हैं। लेकिन दरिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने जब ब्लॉक 2 की हम कर रहे थे प्रोडक्शन, तो हमने उसी दौरान म्यांमार का ऑर्डर भी फुलफिल किया और हमने जो है वो नाइजीरिया का भी ऑर्डर फुलफिल किया। तो डिपेंड्स अपॉन कि किसी कंट्री को कितनी इमरजेंसी में रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से होता है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो एरोबोर्ड ने पहले कही थी कि $664 मिलियन हैं जो कि अर्जेंटीना ने एलोकेट किए हैं। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये चाइनीज़ लोन है ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली ऐसी लेवरेजेस नहीं है कि हम किसी कंट्री को इतना बड़ा लोन दे सके। हमें पता है अपने इकोनॉमिकल कंडीशन का, हम इतना बड़ा लोन नहीं दे सकते। और चाइना की एक स्ट्रेटजी है टू गो इनटू डीप इनटू द टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज टू गिव द लोन्स, ताकि उनकी जो स्ट्रेटेजिक रीच है वो बढ़े। तो ऑब्वियसली चाइना की तरफ से ही लोन आया होगा। अब इसको ये मत समझ बैठे सब लोग कि जी ये लोन है तो ये वापस नहीं होगा। चाइना को वापस जब देना आता है ना लोन, तो वापस लेना भी आता है। और अर्जेंटीना को उसको अपने ब्लॉक में शामिल करना चाइनीज ब्लॉक के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी success and the prosperity of China, and subsequently the fruits of this engagement with the Chinese of the Argentinians will come towards Pakistan as well. So Airboat इसको इसमें थोड़ा सा आप ऐड करें ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकें। थैंक यू Airboat। अच्छा हाँ, वो मैं दरिया भाई के जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि जो कोटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की ऑप्टिमल कंडीशंस में और मतलब आप समझ लो नॉर्मल कंडीशन में, वो स्क्वाड्रन ईयर है, राइट। तो उस स्क्वाड्रन मतलब 18 एयरक्राफ्ट पर ईयर, इसको सर्च किया जा सकता है। जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में, वो ये 18 जो एयरक्राफ्ट हैं ये नॉर्मल प्रोडक्शन में है, उसको सर्च किया जा सकता है। और जहाँ तक हमें पता है कि जिस तरह के ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन अभी शुरू हो गई है, जो इवन जो वीडियो आई है किसी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ शो किया, तो उसमें वीडियो आई थी, उसमें हमने 16 एयर फ्रेम्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अभी इन प्रोडक्शन हैं, राइट। तो उसको सर्च किया जा सकता है फर्स्ट, पहली तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ऑब्वियसली जब पैसे आते हैं ना, जब इन्वेस्टमेंट आती है फ्रॉम बायर्स जो ये जहाज़ खरीदने पड़ चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उन पैसों से फिर आप अपनी ही प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को उसमें री इन्वेस्ट करते हो। तो मेरा गेस है, मुझे कोई बात पता नहीं है, लेकिन इन द नेक्स्ट ईयर और 2 इयर्स हम शायद देखें कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है पीएससी कामरा में, उसकी एक कोई मेजर एक्सपेंशन हो। क्योंकि एज यू नो कि हम चीफ ने भी बताया कि जो 50 यूनिट्स लेते हैं हम ब्लॉक 1 के लिए, ब्लॉक 2 के लिए, तो JF-17 ब्लॉक 3 के उससे ज़्यादा यूनिट्स होंगे। उसमें आप 12 ऐड कर दें अर्जेंटीना के, और फिर सेवरल अदर कंट्रीज़ हैं जिनको मैं अभी नेम नहीं करूँगा क्योंकि नथिंग इज़ कन्फर्म्ड, लेकिन वी डू एक्सपेक्ट कि फॉरेन ऑर्डर्स जो हैं वो 50 क्रॉस कर जाएं, 50 यूनिट्स अदर देन दीज 12 जो अर्जेंटीना के हैं। और फिर जो हमारे 50 से ऊपर होंगे, अब वो कितने ऊपर होंगे ये हमें नहीं पता। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होंगे वो फोर फ्रंट पे होंगे। लेकिन जिस तरह ऑब्वियसली ये बता रहे हैं हमने नाइजीरिया और म्यांमार के भी, ये छोटे ऑर्डर हैं। जिस तरह अर्जेंटीना का 12 एयरक्राफ्ट का, इवन अगर हम साल में 2-3 बनाएं
तो ये 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। और आप फिर वो बात बिल्कुल सही की थी पीएसएफ ने कि डिपेंड करता है कि वो कंट्री के कितने अर्जेंट नीड्स हैं। तो आई थिंक कि हम प्रोबेबली देखेंगे कि प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ एक्सपैंड हो टू अभी 18 हैं फॉर एग्जांपल, तो इट कुड वेल इंक्रीज टू जिस तरह दरिया भाई ने बोला है कि 24 या मे बी इवन मोर। थैंक यू एरोबोर्ड। मैं इसमें एक छोटी सी पॉइंट ऐड कर दूं, बल्कि मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन ऐड कर दूं कि कुछ म्यांमार के डिफेंस फोरम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो प्रोडक्शन लाइन दे देगा थंडर की म्यांमार को। ये बिल्कुल बेसलेस न्यूज़ है, ठीक है। ऐसा कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान का, अनटिल के अनलेस किसी का ऑर्डर 100 एयरक्राफ्ट से एक्सीड नहीं करता, विच इज़ अ वेरी बिग ऑर्डर कीपिंग इन माइंड द म्यांमार्स इकोनॉमिकल कंडीशन। क्योंकि अगर हम उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोडक्शन लाइन देते हैं, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये चीज़ें तब यूजुअली की जाती हैं जब प्रोजेक्ट जो होता है वो इनिशियल फेज़ में होता है, अभी प्रोजेक्ट बना नहीं होता, तो ये चीज़ें तब की जाती हैं। तो एक तो चीज़ मैं ये रिफ्यूट कर दूँ। दूसरी बात ये कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम ऑर्डर्स, मोर न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम नाइजीरियन एयरफोर्स एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम द म्यांमार एयरफोर्स एज वेल। आई नो कि हमें किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए जो अभी तक कंफर्म ना हो कि थंडर के और कौन से कस्टमर हो सकते हैं, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि बड़े ऑर्डर्स होने चाहिए और होंगे, और उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, बट हम सब रीजंस को इस तरह खुलेआम नहीं बात कर सकते उसके ऊपर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कुछ फ्रेंडली कंट्री जिनकी एयरफोर्स इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं है वो थंडर की तरफ जाएंगी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 4 to 5 orders from 4 to 5 different countries, ठीक है। and 1 or 2 orders from that particular 5 order bracket is gonna be a big orders for the JF-17 Thunder project inshallah. So Blackbird next question को ले लें, next क्वेश्चन ले लें। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ कर्नल साहब आए हैं, ब्लैकबर्ड नीचे कर्नल साहब हैं और मैम सबीन है। अगर ये स्पीकर मांगते हैं तो उनको आपने प्रायोरिटी भी देना है पहले, ठीक है। थैंक यू। Sure, copy that. So the next person is Sarosh Malik. Sarosh Malik, you have the floor. Please ask the question. Sarosh, you have the floor. Please ask the question. Unmute करके पूछिएगा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता जाऊँ। Just give me a second. जिस हमारे पास जिस चीज़ से रिक्वेस्ट की होती है वो प्रॉपर एक ऑर्डर के फॉर्म में आ रही होती है। जिसने जितना पहले की होगी उसको उतना जल्दी माइक मिलेगा। मुझे इनबॉक्स करके या आप हाथ रेज करके जल्दी माइक नहीं ले सकते। थैंक यू। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान किसी अपने ऐसे कंट्री को, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है और उनका कैश भी है, तो ऐसे किसी कंट्री को दे रहा है, इसलिए बांग्लादेश इंडिया की जो बांग्लादेश से ताल्लुक है वो इसका लगा सिंथेटिक ताल्लुकात हैं, कोई मतलब कौम से नहीं, सिर्फ एक पार्टी से ताल्लुकात हैं। अगर फॉर एग्जांपल के लिए उनकी हुकूमत चेंज हो जाती है या फिर उनसे कुछ होता है, इसलिए उनके पास कैश भी है और दे नीड राइट नाउ बिकॉज उनके साथ आसाम में जो मसले चल रहे हैं उनके, तो ऐसे किसी मुल्क को या फिर अपने नेबरिंग कंट्री जिनके पास कैश पैसा है, लाइक मिडिल ईस्टर्न कंट्री, उनको कोई सेल आउट का प्लान है पाकिस्तान का या नहीं? थैंक यू सरोश। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही आपको कर देता हूँ बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, इस तरह है कि देखिए बांग्लादेश वाज दी फर्स्ट कंट्री के वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसको पाकिस्तान ने ऑफर किया थंडर। बट बांग्लादेश का प्रॉब्लम ये है कि वो रहते हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर। अगर आप उनके डिफेंस फोरम्स फॉलो करें तो वो हर रोज़ एक नया जहाज़ खरीद रहे होते हैं, कभी F-18, कभी F-15, कभी रैप्टर, कभी F-35 लाइटनिंग 2, कभी रफेल, कभी यूरोफायर टाइफून, कभी जाज 30 ग्रिफन और यू नेम इट, ठीक है ना। वो हर एयरक्राफ्ट दुनिया का खरीद रहे होते हैं। तो वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहे। खरीद के फिर रिजेक्ट भी करते हैं वो। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ खरीदते हैं और अगले दिन रिजेक्ट हो जाता है एग्जैक्टली हाँ, तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, उनको आप उधर रहने दें। लेकिन सिंस म्यांमार ये जहाज़ खरीद चुका है तो बांग्लादेश का अब चांस खत्म हो चुका है। जो बांग्लादेश के पास लॉजिकली बेस्ट ऑप्शन है वो या तो J-10C, जो लॉजिकल ऑप्शन है। बाकी उनके मजाक या उनकी जो एक दिमागी मसला है वो एक लगा आप छोड़ दें, लेकिन जो उनका एक लॉजिकल उनके पास सिचुएशन है वो या तो J-10C है। बट आई विल टेल यू द वे दे आर गोइंग, दे विल एंड अप बाइंग सरप्लस F-7 or some sort of that aircraft, or maybe Block 5 or Block 10 or Block 15 F-16 from US. बट अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर दूँ कि जो भी लोग बांग्लादेश फोरम्स को डिफेंस फोरम्स को फॉलो करते हैं उनको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ना ही कोई एक एयरक्राफ्ट एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में एवेलुएट हो सकता है, ना ही वो रिजेक्ट हो सकता है, ना ही वो प्लेट में रख के बांग्लादेश को दे रहे होते हैं, ठीक है।
जो कंट्री ये क्लेम करती है, जिसके डिफेंस फोरम ये क्लेम करते हो कि हम जो है यूरोपियन प्लेटफॉर्म लेंगे और उसके बाद वो जाके यक 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ले ले रशियन, तो दैट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम मे बी इन देयर एयरफोर्स और मे बी इन द मेंटालिटी ऑफ देयर डिफेंस फोरम्स, ठीक है। तो उनकी जो सिचुएशन है वो पैथेटिक है, हम सबको पता है। पाकिस्तान was the country which offered Bangladesh JF-17 Thunder in the very start, ठीक है। बट उनका अपना एक जहन बना हुआ है, उनका अपना एक सोच है। बातें आप उनसे करवा लें दुनिया के सब जहाज़ों की, ऐसा लगता है कि सब उनके पास लेके खड़े में जहाज़ और बस वो ले नहीं रहे। और हरकतें उनकी जो हैं आप देख लें वो। और ये भी मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उनके पास जितना वो क्लेम करते हैं ना कि हमारा पैसा है, लेट मी टेल यू हमारी नेवी के बजट का 25% उनका टोटल डिफेंस बजट है, ठीक है। तो फोर्सेस ओवरनाइट नहीं बनती हैं, ठीक है। ये जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, ये उनने कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मार्केट में कि जी हम जाएंगे और जहाज खरीद के ले आएंगे। ये कोई आपने बाजार से जाके आधा किलो आम नहीं खरीदने के, आप एक आधा किलो आम लेने गए थे, आम अच्छा मिल गया, आप पेटी ले आए पूरी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट होती हैं, ये मजाक नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे, आपका दिल किया, आपके पास बड़े पैसे थे जेब में और आप जाके जाके दर्जन जहाज खरीद के लिया, आपने कहा बड़े अच्छे जहाज है, बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और ये जो एक वो आजकल बात करें कि हम ये यूरोफाइटर टाइफून के ट्रेंच 4 खरीदेंगे, ये अगर ट्रेंच 4 ले लेना तो हम भी इधर ही हैं, ठीक है। इनको अगर कोई दे देना ट्रेंच 4 तो हम भी इधर ही हैं, ठीक है। कहने की बात है कि बातें करना बहुत आसान है। मैं भी यहाँ बैठ के आपको बताता हूँ कि हम परसों रैप्टर खरीद रहे हैं, मैंने खुद देखे 2 अपने ऊपर से गुजरते हुए, बट उसमें सदाकत कोई नहीं होगी। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स योर क्वेश्चन के आप जो ये कह रहे थे कि ऐसी कंट्रीज को क्यों नहीं बेचते जिनके पास कैश होता है। देखिए सर, हम जिनको भी बेचते हैं उनके पास कैश होता है तो हम उनको देते हैं, ठीक है। हम मुफ्त में नहीं बांट रहे, रेवड़ी नहीं है कि हम उठा के उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, खैरात में नहीं देते हैं, ठीक है। ये जहाज बकायदा पैसों पे ही बेचे जाते हैं और अपने स्टैंडर्ड रेट पे बेचे जाते हैं। $664 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये मजाक नहीं है, ठीक है। फिर इसमें आप ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स डाल दें और पार्ट सपोर्ट डाल दें तो इट विल कम अराउंड इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स अराउंड $1 बिलियन, ठीक है। ये इतना चला जाएगा प्रोजेक्ट। तो आप और जहाँ तक ये बात है कि चाइना उनको लोन दे रहा है, तो ये उनका और चाइना का मसला है, ठीक है। चाइना उनको लोन दे रहा है, ठीक है, इट्स ओके। बहुत सी कंट्रीज लोन प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ये बहुत पुरानी रिवाज है दुनिया का। तो ये चीज़ है। बाकी जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश हैज लॉस्ट इट्स चांस to buy the JF-17 Thunder. I have strong suggestion to all the Bangladeshi defense forums who listen to us or who try to listen to us or trying to get data कि हम कौन सा जहाज खरीद रहे हैं। मैं आपको भी बता देता हूँ, या तो आप सरप्लस F7 खरीदेंगे या आप सरप्लस रिटायर्ड US थंडरबर्ड के कोई F16 ब्लॉक 5 और ब्लॉक 10 या ब्लॉक 15 लेंगे, जो कि किसी सूरत लेटेस्ट F16 नहीं है। या बहुत अगर आपने तीर मार लिया तो आप जो हैं वो J-10C लेंगे। इसके अलावा ये यूरोफाइटर टाइफून के ख्वाब देखना छोड़ दें, बिकॉज यक 130 पे ट्रेनिंग करके आप यूरोफाइटर नहीं उड़ा सकते, ठीक है। और जहाँ तक ट्रेंच 4 की बात है तो इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है ना, कि हम ट्रेंच 4 ले रहे हैं, इट्स जस्ट अ मिथ। ना ही जाज 13 ग्रिपन वो ले रहे हैं, इट्स जस्ट अ मिथ, ठीक है। तो आप इसको पास किया करें, जब उस तरह की बातें कर रहे हो हम भी पास ही करते हैं और लिटरली हम बहुत मजाक उड़ाते हैं आपस में ना, हम बड़ा शुगर लगा रहे होते हैं कि यार बांग्लादेश रोज़ जो है ना कोई जहाज़ दे रहा होता है। बल्कि कल तो मैंने सजेशन भी दी थी एक जगह पे, अपने कुछ लोगों से बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा कि जब सभी जहाज ले रहे हैं तो शॉपर डबल करवा के F-35 और रैप्टर भी डलवा लें उसके अंदर, Su-57 भी डलवा लें। तो ये सिचुएशन है। ब्लैकबर्ड, ओवर टू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन लें। थैंक यू। कॉपी, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। सो द नेक्स्ट पर्सन इज जिंगारो। जिंगारो, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जिंगारो, यू हैव द फ्लोर, प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। Okay, thank you for giving me an opportunity. My question is like कि जैसे geopolitical situation change हो रही हैं और आए दिन नए डेवलप्स हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो अगर कोई दुनिया किसी लाइक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो की तरफ जाती है, तो क्या हमारे पास जो बेस्ट है वो JF-17 थंडर ही होगा, या इसके अलावा भी पाकिस्तान कोई इस तरह का प्रोजेक्ट कोई लेके चल रहा है कि जिसके होते हुए अगले आने वाले 5-7 साल 10 साल में, जबकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह से लाइक जिस तरह से डेवलप हो रही है, एंड मुमकिन है कि कोई जंग वगैरह शुरू हो जाए, तो उस सूरत में पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या वो सिर्फ JF-17 थंडर ब्लॉक 3, 4, 5 वट एवर विल कम उस पर डिपेंड करेगा, या F-16 पर डिपेंड करेगा, या इसके अलावा भी पाकिस्तान में कोई ऐसा फोरम मौजूद है जो कि किसी नए जहाज़ पे
या किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? दैट्स इट। ओके जिंगारो, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि एरोबोट इसका शॉर्ट करके जवाब दें और फिर दरिया इसका शॉर्ट करके जवाब दें। दोनों शॉर्ट शॉर्ट करके जवाब दें क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आई नो, लेकिन इसका हमने जवाब शॉर्ट देना ताकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी और हमें स्पेस को नेक्स्ट 30-35 मिनट्स में रैप अप भी करना है। तो एरोबोट फर्स्ट यू एंड देन दरिया भाई। ओवर टू एरोबोट, थैंक यू। अच्छा, इसमें शॉर्ट करना है तो मैं बस 2 ही चीज़ें हैं जो आप यू हैव टू नो। पहली तो बात है, यस हम एक और जहाज़ पे काम कर रहे हैं, वो उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट NGFA। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अज़म के अंडर आता है। उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो लेट 2030s में एक्सपेक्टेड है और जो उसकी इंडक्शन है वो 2030 के बाद होगी। इन द पाकिस्तान एयरफोर्स वो 5th जनरेशन फाइटर है। दूसरी बात दैट यू हैव टू नो इज़ कि जिस तरह डिफेंस थ्रेट पिक्चर होती है रीजन की, उस लिहाज से हमारी डिफेंस नीड्स पूरी हैं। आज पूरी हैं, अगले साल पूरी होंगी, उससे अगले साल पूरी होंगी एंड सो ऑन। और साथ साथ एज यू नो टाइम के साथ वो थ्रेट पिक्चर, कन्वेंशनल डिफेंस थ्रेट पिक्चर चेंज होती रहेगी, तो हम कैपेबिलिटीज़ ऐड करते जाएंगे। तो जब इन केस जंग छिड़ती है, जो मेरे ख्याल में नहीं छिड़ने वाली, तो वी वुड बी प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम कि उस टाइम एडवर्सरी के पास क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो हमारे पास उस टाइम उसका तोड़ होगा। अभी हो जाए तो अभी भी है, और 10 साल बाद हो जाए तो उस वक्त भी हमारे पास नई कैपेबिलिटीज़, हमारा पूरा प्लान बनता है GHQ में और AHQ में NHQ में। वो सारा उन्होंने अगले 10-15 साल की डेवलपमेंट्स को वो देख के सब कुछ पहले से प्लान्ड है। सो यू हैव नो रीज़न टू वरी। दरिया भाई जी प्लीज दरिया भाई। कीजिएगा। थैंक यू। सो जहाँ तक ब्रो ये क्वेश्चन था आपका कि क्या पाकिस्तान हमेशा JF-17 ही इस्तेमाल करता रहेगा, लेट इट बी ब्लॉक 2 और 3, तो ऐसा नहीं है। ये जब कन्वेंशनल मिलिट्रीज कन्वेंशनल डोमेन के अंदर जहाँ पर भी कहीं पर भी एनिमी हमारा कोई नया इक्विपमेंट लेकर आता है, वो कोई नई कैपेबिलिटी डेवलप करता है, तो जब हमारी आर्म फोर्सेस कहती हैं आपसे कि वी आर प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू डील देम, तो उसका मतलब यही होता है सिंपल कि दे नो कि हमारा दुश्मन कौन सी चीज़ें लेकर आ रहा है, कौन से वेपन्स वो प्रोक्योर कर रहा है, क्या कैपेबिलिटीज उन्होंने डेवलप की हैं, एंड कीपिंग दैट इन माइंड वी डेवलप आवर काउंटर स्ट्रेटजीज एंड आवर काउंटर कैपेबिलिटीज। जब इंडियन एयरफोर्स ने रफेल इंडक्ट किया है तो उसके काउंटर पे हमारी साइड पे भी बहुत सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं। एंड ऑल्सो हमें काफ़ी वक्त पहले से पता है कि इंडिया इज ऑल्सो एक्वायरिंग दी S-400, जिसकी इनिशियल बैटरीज बाय द एंड ऑफ करंट ईयर उनको डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली हमारी साइड पे भी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो कि कभी भी पब्लिक डोमेन के अंदर डिस्कस नहीं होती। जहाँ तक कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ की बात है, तो ये कभी भी दो कंट्रीज़ के बीच में सर्टेन फैक्टर्स में कोई एक कंट्री डोमिनेट कर रहा होता है, सर्टेन फैक्टर्स में कोई दूसरा कंट्री डोमिनेट कर रहा होता है, बट ओवरऑल पिक्चर इज कि आपने एक बैलेंस हमेशा मेंटेन करना होता है। एंड द एनहांसमेंट ऑफ द JF-17 ब्लॉक्स फ्रॉम 2 to 3, ये सारी इंटेंशन भी एक अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की बात है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारे एडवर्सरीज कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे, या फिर दूसरी दुनिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। फॉर एग्जांपल जी, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स की तरफ चले जाते हैं, तो देन फिर ये कंपल्शन बन जाती है हमारी भी कि हम भी अपनी कैपेबिलिटीज को उस हिसाब से दुनिया के ट्रेंड के साथ अपनी चीज़ों को भी अपग्रेड करते रहें। थैंक यू। थैंक यू दरिया फॉर योर आंसर। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं ताकि और भी क्लैरिटी आ जाए। देखें, पाकिस्तान जो है ना वो एग्रेसिव स्टेट नहीं है, ठीक है। एग्रेसिव स्टेट कौन सी होती है? जो थिएटर के अंदर नई से नई चीज़ें लेके आ रही थी, क्योंकि उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो हमला करना होता है, ठीक है। पाकिस्तान का प्राइम ऑब्जेक्टिव पीस है, ठीक है। हम डिफेंस मैट्रिक्स या सेट मैट्रिक्स को स्टडी करके काउंटर कैपेबिलिटीज डिजाइन करते हैं, ठीक है। चाहे आप S-400 केस देख लें, चाहे आप 98 के ब्लास्ट देख लें, क्योंकि इंडिया ने इनिशिएट किया तो हमें इनिशिएट करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री हु ऑफर्ड इंडिया अ जीरो मिसाइल स्टेटस, ठीक है। जीरो मिसाइल स्टेटस का मतलब है कि ना आप मिसाइल रखें ना हम मिसाइल रखेंगे, बट इट वाज एक्चुअली इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड मिसाइल्स टू द थिएटर, एंड टुडे पाकिस्तान इज डैड ऑफ देयर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना।
हमने फिर उसके काउंटर में जो मिसाइल बनाए वो आज उनका जो एक अमली जामा जो है वो हमारे सामने है। हमें पता है हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो इंडिया इज़ अ एग्रेसिव स्टेट विच हैज़ एजेंडा टू कि वो किसी पे अटैक करें। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इज़ अ डिफेंसिव स्टेट, हमारा गोल पीस रहा है हमेशा से। तो हम काउंटर कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं, हम नई चीज़ें थिएटर में ऐड नहीं करते। बट लेट मी श्योर यू वेरी कैटेगोरिकली, जिस तरह के दरिया और एरोबोर्ड ने भी कहा और आपने क्वेश्चन किया कि मुझे लगता है कि वॉर के चांसेस हैं। देखें, जो कंट्रीज आपस में बैलेंस पे होती है ना, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया आपस में एक बैलेंस पे हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस पे हैं, कन्वेंशनल बैलेंस पे हैं, नॉन कन्वेंशनल बैलेंस के ऊपर हैं, उनके अंदर यूजुअली वॉर का चांस बहुत कम होता है। इसी की वजह से 2019 में भी जंग बच गई थी, जंग नहीं हुई थी, स्टैंड ऑफ हुआ, स्क्रिमिश हुई, वॉर नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि वॉर को अवॉइड करने के लिए भी आपको अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करते रहना पड़ती हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट आप इसको स्टडी करें, मैंने आपको लीड दे दी, आप इसको स्टडी करेंगे आपको बात समझ आएगी। ओवर टू ब्लैकबर्ड, थैंक यू। Thank you so much. So now moving towards the next person, Ali Hassan. Ali Hassan Saab, you have the floor. Please ask the question. F-17 का जो ब्लॉक 4 वर्जन होगा वो क्या मीडियम वेट फाइटर जेट होगा जैसे ग्रिपन नहीं है? और इसी में मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ब्लॉक 3 के साथ जो मेन चीज़ है वो PL-15 मिसाइल है। और काफ़ी ये सुनने को मिला है इंडियन की तरफ से और बाकी और भी कि ये PL-15 एक एवेक्स किलर मिसाइल है। ये Su-30 MKI जो सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट हैं उनके अगेंस्ट यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि ये मनूवर्स नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। थैंक यू अली भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी ये जो PL-15 के मुताबिक आपने इंडियन यूट्यूबर सुना है और उन्होंने बताया है कि Su-30 को किल नहीं कर सकता, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि उनको AIM-120 क्रिएट कर गया था Su-30 को। नाउ कमिंग बैक टू कि PL-15 क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसके लिए DCS ने अभी लेटेस्ट एक वीडियो अपलोड की, DCS वर्ल्ड पार्क ने अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। एक और बात कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसमें सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है, ये एक ही अपग्रेड है, वो PL-15 है। सॉरी टू से ऐसा नहीं है। उसका जो विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है जो कि PL-10E है वो हॉप कैपेबल है। उसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप DCS वर्ल्ड पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे जाएं, उन्होंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है कि PL-10E और PL-5 में क्या फ़र्क है, तो ये भी एक अपग्रेड है। इसके अलावा ब्लॉक 3 के अंदर एसा रडार है। ठीक है, सिंपल PSA रडार और एसा रडार का फ़र्क भी आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो जो एसा रडार होता है वो मल्टीपल टारगेट को ट्रैक और लॉक कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी अपग्रेडेशन है ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 के अंदर। फिर एयर फ्रेम का जो वेट है उसको कम किया गया है और उसको मजीद स्ट्रेंथन किया गया है बाय द यूज ऑफ मोर एलॉयज। ठीक है, फिर उसकी हार्ड चेंज है, ऑब्वियसली J-20 से टेकन है। इसके अलावा उसका जो उसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले आया है, ठीक है, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, जो कि ब्लॉक 2 में नहीं आई है। ठीक है, इसके अलावा उसका इंजन जो है वो इम्प्रूव्ड है, RD-93MA है जो भी तक हम सुन रहे हैं, मे बी कोई और भी हो सकता है, बट RD-93MA हैज़ मोर थ्रस्ट देन द RD-93 सिंपल वन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको मोटी मोटी चेंजेस बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चेंजेस है, हमने मल्टीपल टाइम्स ट्वीट किया है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस स्पेस को सुन रहे हो, ऑब्वियसली आपका किसी न किसी लेवल पे डिफेंस में इंटरेस्ट है, ज़्यादा कम हो सकता है लेकिन जाहिर सी बात है आपका एक लेवल पे इंटरेस्ट है। अगर आप डिफेंस में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो ये इंडियन यूट्यूबर्स, ये इनको देखना छोड़ दें। अगर आप इनको देखते रहे तो बिलीव यू मी आप कभी कुछ नहीं लर्न कर पाएंगे, क्योंकि इनका टोटल एक मकसद है कि बस अपने आप को सुपीरियर साबित करो और दूसरे को रोन दो। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि तेजस नेवल वेरिएंट जो है तेजस का वो यूएस बाय करना चाहता है पर इंडिया दे नहीं रहा। ये सूरत हाल है। ठीक है, कि अब यूएस की ये दिन आ गए हैं कि यूएस इंडिया से तेजस का नेवल वेरिएंट मांग रहा है और वो इंडिया दे नहीं रहा यूएस को। तो इनको अगर आप सुनते रहेंगे तो आप कभी लर्न नहीं करेंगे। आप किसी अच्छे डिफेंस फोरम को आप फॉलो करें। ठीक है, आपको जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, तो आप इनकी यूट्यूब वीडियोस देखना छोड़ दें। आई नो इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, आप जहाँ से भी जाएं घूम फिर के यही आके सामने से निकलते हैं, लेकिन आपको इनको हमेशा डिच कराना है, इनको साइड से निकलना है इनके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर दरिया अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीज़ ऐड कर दें। थैंक यू। No, thank you, bro. You can please continue. थैंक यू। एरोबोट आपने कुछ ऐड करना है? जी,
इनका जो क्वेश्चन था अबाउट द ब्लॉक 4 का मैं बता दूं कि ब्लॉक 4 जो है वो अभी मतलब इट्स नॉट इवन डिसाइडेड येट, राइट। ये हमें पता है कि वो ऑब्वियसली नियर 5th जेन कैपेबिलिटीज होंगी, आप जिसको आप 4.5 प्लस कह सकते हैं, लेकिन वो अभी लंबी बात है, वो उसमें अभी देयर इज़ नो क्लैरिटी इन दैट। बाकी जो मैं एक्सपैंड करना चाहता था जो PL-15 के बारे में, PL-15 का SU-30 का आपको पता है पैसिव रेडार है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार है जिसको पीसा कहते हैं, और उससे एक स्टेप फर्दर होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, एसा रेडार जिसको कहते हैं। वो एसा रेडार PL-15 में है जो SU-30 MKI के का जो मेन रेडार है उससे बेहतर है, राइट। तो मैन्यूवरेबिलिटी इतनी मैटर नहीं करती बियॉन्ड विजुअल रेंज में, क्योंकि जब मिसाइल आपके ऊपर आपको अप्रोच कर रही हो ना आपके जेट को मार्क 2 प्लस स्पीड्स पे, तो वो आप मैन्यूवर करें या जो भी करें, मिसाइल उस तरह एक्ट नहीं करती जिस तरह आपने मूवीज में देखा होगा कि जहाज चल रहा है, उसके पीछे मिसाइल चल रही है, वो इधर मूव करता है तो जहाज इधर उस तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरह मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ मिसाइल्स इस तरह दैट उसकी किनेमैटिक्स इस तरह काम नहीं करते। उसमें सीकर होता है जो जहाज का ट्रैक कर रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और फिर उस फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको हिट किया जाता है, जहाँ मिसाइल को पता होता है कि मिसाइल कहाँ है, मिसाइल ने इतने टाइम बाद कहाँ होना है, उसकी स्पीड कितनी है, जेट कहाँ है, जेट की स्पीड कितनी है, और जेट इतने अमाउंट ऑफ टाइम के बाद किधर होगा, उस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होती है। तो ये मैन्यूवरेबिलिटी वाली बात BVR मिसाइल से आप वो इतनी ज़्यादा सेंस नहीं बनती। तो वाकई यही बात जो PSF ने की थी कि सिर्फ PL-15 इज़ नॉट दी ओनली अपग्रेड, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं GF-17 ब्लॉक 3 की, दे आर फिनोमिनल, और बहुत मेजर इंक्रीज आया है ब्लॉक 3 से। तो अभी के जिस तरह अभी मॉडर्न एयर वॉरफेयर कॉम्बैट है, तो आपको पता है उसमें जैमिंग कैपेबिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, और कितना आप रेडार को फूल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने एयर टू एयर कॉम्बैट करना होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो एक रेडार की रेंज होती है, राइट। तो उनकी जो पैसिव रेडार्स हैं या जो रफाल का रेडार है उसकी एक रेंज है, उसको उस रेंज को आप उसके जो जिसको कहते हैं आउटर रेंजेस होती हैं, उसको आप डिग्रेड कर सकते हैं विद जैमिंग कैपेबिलिटीज़, तो उनकी मिसाइल की रेंज वहीं से कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, और ऑब्वियसली JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर 6 to 7 और मेजर सब सिस्टम्स हैं जिनमें बहुत बड़े मेजर अपग्रेड्स आए हैं, लेकिन उसके लिए आई थिंक टाइम नहीं है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एरोबोट। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस है, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जितनी मर्जी चेंजेस लिखते हैं ना, फिर भी कोई ना कोई चेंजेस रह जाती होती हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने तकरीबन जो 15-20 मेजर चेंजेस हैं वो हमने लिखी हुई हैं, जो ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 के दरमियान है। तो आप वहाँ से भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। मैं एक आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, parkstrategic.com, जिसके ऊपर हमने सारी चेंजेस लिखी हुई हैं। और अगर आप आर्टिकल भी नहीं पढ़ना चाहते और यूट्यूब की वीडियो भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। वहाँ भी हमने एक आई थिंक 15 डेज पहले पोस्ट की थी, उसमें भी सारी जो मेजर चेंजेस हैं, तो आपको पता चलेगा कि ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 इज़ अ मेजर शिफ्ट। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है जिस तरह ब्लॉक 1 से ब्लॉक 2 का था। खैर वो भी काफ़ी मेजर था, लेकिन वो इतना मेजर नहीं था जितना ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 की तरफ मेजर हुआ है। सो दिस इज द थिंग। ओवर टू ब्लैकबर्ड। अच्छा, ब्लैकबर्ड एक बात ऐड कर लें कि वी हैव टू सम अप द सेशन एट 1, ठीक है, क्योंकि दरिया भी ने भी जाना है कहीं सुबह, और मैं खुद भी बिजी हूँ और एरोबोर्ड भी बिजी है, तो हमने इसको 1 AM तक सम अप करना है। ठीक है, ओवर टू ब्लैकबर्ड। Copy that. Moving to अभी फिर आप फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस लें जल्दी जल्दी। copy. The next person is Tausif Ahmed. Tausif Ahmed, you have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Yes, loud and clear. जी, JVC के बारे में ऑलरेडी आंसर कर दिया गया। मैं जानना चाहूँगा कि अर्जेंटीना एयरफोर्स जो है कौन कौन से आर्मामेंट्स लेगी JF-17 के साथ, लाइक फॉर एग्जांपल PL-15 किस किस्म के वेपन्स वो इसके साथ ले पाएगी। और दूसरा मैं एक दो और क्वेश्चंस भी करना चाहूँगा कि व्हाई दे चूज JF-17, फॉर एग्जांपल उनकी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी, अपने कोस्टल एरियाज को कवर करना चाहते थे, कौन सी ऐसी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स थी, अपने कोई पुराने जहाज़ों को रिप्लेस करना चाहते थे। तो फिलहाल जी मेरी ये दो क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।
Over to Darya for the answer. थैंक यू। सो ब्रो, जहाँ तक अर्जेंटीना की एम्प्लॉयमेंट की बात है कि वो GF-17 को कहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे, तो यहाँ पर उनकी एक पॉलिटिकल सिचुएशन देखना बहुत ज़रूरी है कि उनके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन हैं, या फिर कोई एक मेजर कोई कंट्री ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके पास एक इतनी मिलिट्री हो जो कि अर्जेंटीना के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, या अर्जेंटीना का किसी लोकल अपने कंट्री के साथ कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट या किसी भी किस्म का कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट हो। तो इस तरह के हमें रिसेंट हिस्ट्री के अंदर या एक इवन करंट सिनेरियोस के अंदर तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम नज़र आती है कि किसी अर्जेंटीना की किसी अपने नेबर के साथ हालात इतने ख़राब हों कि वो मिलिट्री बिल्डअप तक बातें चली जाएं। नो, जो एक चीज़ हमें अर्जेंटीना का और एक किसी कंट्री के साथ किसी कंट्री के अगेंस्ट एक मिलिट्री बिल्डअप वाला सिनेरियो नज़र आता है, दैट इज़ द यूनाइटेड किंगडम। एंड उसका डिस्प्यूट की वजह है फॉल्कलैंड आइलैंड्स। अगर आप लोगों ने मेरी मीम देखी हो जो मैंने थोड़ी देर पहले पीएसएफ के एक ट्वीट के नीचे ही पोस्ट कर दी थी, दैट आई गेस पीएसएफ आल्सो रीट्वीटेड, उसके अंदर मैंने उसको एक मीम के अंदर सम अप करने की कोशिश की थी कि अर्जेंटीना इसको कहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉय करना चाह रहा है। जहाँ तक वेपन्स की बात है तो यस, अर्जेंटीना इसको मैरीटाइम थिएटर के अंदर जो मेजर रीज़न है इसको प्रोक्योर करने का, दैट इज़ कि उनको JF-17 के ऊपर एक अच्छा एक एंटी सरफेस पैकेज मिलेगा जिसके अंदर के मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स होंगे, एंड ऑल्सो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज जो कि एज ऑफ नाउ अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के पास नहीं है। उनके पास कुछ पुरानी विंटेज के जहाज हैं, दे ऑल्सो हैव मिराजेस एंड आई गेस दे ऑल्सो हैव कफीर्स, बट वो अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। दे डेस्परेटली नीड एन अपग्रेड, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली अब फ्यूचर में तो इस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दे वंस अगेन उनके पास इतना एक पॉलिटिकल विल पावर हो कि वो एक बार फिर फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर ऑफेंसिवली आए। बट अपनी एक सोवर्निटी को और एक पावर प्रोजेक्शन, एक रीजनल पावर प्रोजेक्शन के लिए दीज JF-17 आर इनफ फॉर देम। अब ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर यहाँ पर ये होता है जब नेगोशिएशंस होती हैं तब के कस्टमर के साथ, तो आप उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके हाथ में होती हैं कि अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ बर्ड्स जब तक आप प्रोक्योर नहीं करते तब तक हम आपको ये वेपन सिस्टम नहीं देंगे। जैसे बहुत कॉमनली F-16 के साथ एक बात एफिलिएट की जाती है कि अनलेस यू डोंट हैव 100 एयरफ्रेम्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एन MRO फैसिलिटी इन योर होम कंट्री। तो इस तरह की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड होती हैं कि अगर आप अगर इतना सर्टेन नंबर ऑफ एयरफ्रेम्स लें उसके बाद ही हम आपको PL-15 देंगे, उसके बाद ही हम आपको ये वेपन्स देंगे। सिंस कि ये नंबर बहुत छोटा है तो सारे वेपन्स या सारे फैसिलिटीज हम उनको नहीं देंगे, बट ऑब्वियसली अब ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उन सामने वालों ने ये प्रोडक्ट खरीदने से पहले उनके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस की हैं। द पर्टिकुलर वेपन पैकेज इज येट टू बी अनवील्ड, बट जो एक स्पेकुलेटेड चीज़ है वो यही है कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ द एंटी सरफेस वेपन्स, एंड आई डोंट थिंक कि PL-15 एज ऑफ द इनिशियल डील उनको ऑफर किया जाएगा अर्जेंटीना को। थैंक यू। थैंक यू। मुझे पता है रोबोट आपने इसमें कुछ ऐड करना है। मेरा ख्याल है मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं। देखें, ऑब्वियसली कि थंडर बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। आप एयर टू एयर की बात कर लें, एयर टू ग्राउंड की बात कर लें, एयर टू सी की बात कर लें, बट इसमें एक और बहुत क्रिटिकल फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि अर्जेंटीना जो था वो रशियन मशीन को भी एवेलुएट कर रहा था, बट नोबडी केम विद द सोल्यूशन कि हम आपको पहले लोन देते हैं, आप उस लोन से जहाज खरीदें और लोन आप बाद में वापस कर दीजिएगा, ठीक है। इट वाज ओनली चाइना हु ऑफर्ड देम द लोन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल फैक्टर है कि जहाज अच्छा बुरा हो सकता है, ठीक है। मतलब कि फर्ज करें कि अगर वो Su-35 की भी न्यूज़ थी कि Su-35 भी एवेलुएट कर रहे हैं, कोई यहाँ पे ये पूछ ले कि Su-35 बेहतर है या थंडर बेहतर है, पहली तो बात है कि आप दोनों को एक लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते, बट रशिया उनको लोन नहीं ऑफर कर सकता, तो चाइना ने उनको लोन भी ऑफर किया, और छोटा मोटा लोन नहीं है, $664 मिलियन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो उन्होंने उनको लोन भी ऑफर किया है, तो ये चीज़ बड़ा ये इकोनॉमिकल फैक्टर भी बड़ा क्रिटिकल है इसके अंदर। एरोपोर्ट आप जल्दी से इसको समझ करें ताकि हम अगला क्वेश्चन ले सकें। थैंक यू। हाँ, मैं बस ये करना चाह रहा था कि अर्जेंटीना रशियन ऑप्शन भी एवेलुएट कर रहा था, पाकिस्तानी ऑप्शन भी, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ कि हर ऑप्शन में अपने अप्स एंड डाउन्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस होते हैं। उनको ऑब्वियसली नज़र आया होगा कि पाकिस्तान की जो JF-17 की ऑफ़र है उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू द रशियन ऑफ़र। रशियन ऑफ़र में दे हैड चांसेस ऑफ सैंक्शंस, ये जो कैट्सा सैंक्शंस होते हैं, और वो मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह एक्सपेंसिव, वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रशिया तो सिर्फ पैसे लेने के उसमें था, दे वांटेड टू गेट द डॉलर्स।
तो वो चाइना ने उनको लोन ऑफर कर दिया, ऑब्वियसली दे वुड गो फॉर दैट ऑप्शन। जो स्पेसिफिक वेपन्स पैकेज का आपने बात की है, यू हैव टू रियलाइज कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में जितने भी मिशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे JF-17 परफॉर्म कर सकता है। उसमें वो सारे आर्ममेंट्स लगते हैं जो उन मिशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एंटी रेडिएशन होगी, शिपिंग होगी, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, जो भी है। तो उसमें फिर लेवल्स हैं, ठीक है, टॉप टियर वेपन्स हैं और फिर थोड़ी लोअर टियर वेपन्स भी हैं, राइट। आप ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो अर्जेंटीना है वो प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स लेगी। ग्लाइड बॉम्ब जो हम खुद बनाते हैं, तकबीर या चाइनीज़ वर्जन LS-6 वगैरह जो भी है वो ज़रूर लेंगे। जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उसमें ये बात है कि PL-15 की आई डोंट थिंक अर्जेंटीना को ज़रूरत है, और PL-15 एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन भी है, उसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होते हैं। तो व्हाट अर्जेंटीना इज़ लुकिंग फॉर इन द JF-17 वो ये है कि वो अपने नेबर्स को, क्योंकि चिले उनका नेबर है और फिर ऊपर बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, उनके पास कुछ अच्छे जेट्स हैं। ब्राज़ील ग्रिपेन ले रहा है, चिले के पास F-16s हैं। तो दे वुडंट वांट अ PL-15, लेकिन ST-10 जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को ऑलमोस्ट बहुत अच्छा फुलफिल कर देंगे। अब ऐसे रडार के साथ भी ST-10 इट्स अ वेरी गुड वेपन, तो वो डिटर करने के लिए काफ़ी होंगी। बाकी एंटी शिपिंग रोल के अंदर जो टॉप टियर वेपन है, जिस तरह JF-17 की CM-400 AKG, वो शायद वो ना प्रोक्योर करें, उसकी जगह वो C-802 ले लें। तो ये फिर भी उनके लिए एक बहुत मेजर अपग्रेड होगा उनकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर। फिर ऑब्वियसली उनके जो स्पेसिफिक रोल वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, हो सकता है वो एक टॉप टियर वेपन भी ले लें, लेकिन ये प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब C-802 SD-10A तो वो तो लाजमी शामिल होंगे। उससे आगे फिर बात देखते हैं कहाँ तक अर्जेंटीना के पास पैसे हैं या वेयर पॉलिटिकली दे आर विलिंग टू गो। थैंक यू एरोबोट। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि थंडर का जो है वो वेपन पैकेज जो है ना, वो डिफरेंट कंट्रीज को हम डिफरेंट ऑफर करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ब्लॉक 3 ले रहे हैं तो आपको PL-15 साथ मिलेगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये PL-15 जैसे मिसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल, ये आसान बात नहीं है कि आप बस थंडर दिए तो साथ आपको शॉपर में डाल के PL-15 भी दे देंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती हैं। ब्लैकबर्ड, ओवर टू यू। थैंक यू। Copy. The next person is Adnan Ahmed. Adnan Ahmed sir, you have the floor. Please ask the question. Just loud and clear. थोड़ी ज़्यादा आ रही है अदनान भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान के 17 के अलावा, अंडर 17 के अलावा कोई और टीआरएफ खरीदने का ख्वाहिशमंद है, जैसे रशियन के साथ कोई बातचीत चल रही हो। ओवर टू ब्लैकबर्ड। चलें, इसका आंसर मैं यही कर देता हूँ कि आपने जैसे देखा होगा बड़ी स्पेकुलेशन चल रही है JTNC से रिलेटेड, और काफ़ी हमारे जो मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा इंडिकेट किया कि हम JTNC की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर वेरी होपफुल कि JTNC की तरफ पाकिस्तान जाएगा अदर देन JF-17, और JF-17 को बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा J-10 की प्रेजेंस से। थैंक यू। Now I'll be moving towards the next question. Next person is Haroon Sharif Khatak. Haroon Saab, you have the floor. Please ask the question. हारून साहब अनम्यूट करके बोलिएगा। I think we should move forward. The next person is Mohammad Rauf. Mohammad Rauf Saab, you have the floor. Please ask the question. मोहम्मद रऊफ साहब प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। मोहम्मद रऊफ साहब, दिस इज द फाइनल वार्निंग, देन आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं काइंडली ये जानना चाह रहा था कि JF-17 के लिए मजीद
जो कंट्रीज़ इसमें उम्मीदवार हैं, जैसा कि मलेशिया इसमें मिलेंगे और इसके अलावा इराक मिलेंगे इसके अंदर सर, और इजिप्ट मिलेंगे। तो काइंडली इसके साथ साथ हम अर्जेंटीना की भी देख रहे हैं कि डील फाइनल हो गई है। तो इतने सारे कंट्रीज़ को हम और हमारी अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए राफेल जैसे उन्होंने डेंट कर लिया है, और SD-400 भी वो इस साल जनवरी में या इस साल के लास्ट में रिकवर कर लेंगे। तो हम इतनी सारी रिक्वायरमेंट को किस तरह बैकवॉक पूरा करेंगे, और जेट एंड सी की तरफ भी हम जा रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट आज़म जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो भी काइंडली इसके अंदर रवां दवा है सारी चीज़ों के साथ साथ। तो क्या हम तुर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसके साथ हम ये भी नहीं बना सकते मज़ीद एडवांस विजन की तरफ जाते हुए? थैंक यू सर आपके क्वेश्चन का, क्योंकि आपने एक ही क्वेश्चन में ना कोई पूछ लिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। सर देखें, बात ये है कि जितने कस्टमर आएंगे ना, हमें उतना ही फायदा है हमारी एविएशन इंडस्ट्री को। सिंस मनी मेक्स एवरीथिंग रन, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। पैसा, जितना पैसा आएगा उतना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि को मीटअप नहीं कर पाएंगे या हम घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी डे वन से ये विजन है कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे उतना ही ये प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल होगा, और कहते हैं उतना ही। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के जी हम टर्की के साथ TFX, सर हमारा अपना भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आज़म, तो हम उसको कर रहे हैं, और अगर कहीं पे जरूरत होगी JV की तो हम कर भी सकते हैं। नॉट टू कमेंट ऑन, बिकॉज अभी ये बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है। और जहाँ तक आपने बात की, मुझे दूसरा एक कोई क्वेश्चन आपका थोड़ा मिक्स था, मुझे समझ नहीं आया। अगर दरिया या एयरोबोर्ड में से कोई आंसर देना चाह रहा तो दे सकते हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया जो दूसरा क्वेश्चन। अगर दरिया या एयरबोर्ड का ऐड करना चाहते तो ऐड कर लें। थैंक यू। मुझे समझ ही नहीं आया इसने क्या उसने बात बिल्कुल सही की थी आपने। उसने एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन पूछती हैं। कोई क्वेश्चन मतलब दरिया सिंपलीफाई आपको करके पूछे ना, क्या पूछ रहे हैं? ये अगर आइए तो आप जवाब दे रहे हैं। Negative, bro. I even didn't understand that. ओके चले, सर आपका क्वेश्चन समझ तो जितना जवाब दे दिया है। एक चीज़ मैं आपको उसमें मजीद ऐड करता हूँ, जो कि मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि आपने वो भी पूछा है कि पता नहीं इंडिया S-400 ले रहा है और पता नहीं रफेल ले रहा है। सर देखिए, ठीक है, तो जो बना रहा होता है ना उसके ऊपर उसके पास बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये मजाक नहीं है कि आप एक आप बना रहे हैं। आज हम जो इस तरह बैठे ये बातें कर रहे होते हैं ना कि थंडर अब बना रहे हैं, और हमें लग रहा होता है कि चलो यार आराम से बन जाता होगा, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, ठीक है। हम वो कंट्री हैं जो कि जिसको कोई जहाज देने को तैयार नहीं था, हमने बना के दिखाया, और फिर लोग ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट नहीं, दूसरा तलाश किया, अब तीसरा तलाश कर लिया हमने, ठीक है। और आप देखेंगे विद इन द स्पैन ऑफ 5 to 7 ईयर इंशाल्लाह अजीज हमारे पास 10-12 एक्सपोर्ट कस्टमर होंगे, और पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री बड़ा बूम करेगी। तो जहाँ तक JV की बात है, TFX के साथ, TFX नाम है टर्किश प्रोजेक्ट का, क्वाइट पॉसिबल कि हो जाए, हो सकता है ना हो, हम इंडक्ट कर लें या कुछ इस तरह कर लें, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से ऑन दिस। आई थिंक सो कि यही आपका इस तरह का क्वेश्चन था, तो हमने उसको तकरीबन पूरा सम अप कर दिया। ओवर टू ब्लैकबर्ड। अच्छा, ब्लैकबर्ड 20 मिनट्स रह गए हमारे पास, तो करना है उसके अंदर। थैंक यू। Sure, copy that. The next person is Basil Lutfi. Basil Lutfi साहब, you have the floor. Please ask the question. Yes, Basil. Assalamu alaikum, guys. I hope you're all doing well. Guys, so look, I have a very basic question, which I want, जिसका जो जवाब है मुझे वैसे चाहिए, which is not propaganda numbers and which is not fantasy land. I want a realistic number. देखो guys, obviously हम लोगों को अभी पता है कि पाकिस्तान जो हमारे थंडर्स हैं, for example, they're not fully being made in Camera. We know that there's a part of which जो जाता है avionics या electronics के लिए to Chengdu, and then it comes back to us. ऐसा कुछ चक्कर है। So I want to know realistically what's the division between manufacturing being done between Pakistan and China. And I want to refer this question with जो हमने म्यांमार को एक्सपोर्ट करे थे, उनकी कितनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में हुई थी और कितनी प्रोडक्शन वहाँ हुई थी चेंगडू में। दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बासिल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग द स्पेस। बासिल का क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जवाब भी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे बासिल इंशाल्लाह। और मैं ये बता दूं सारी स्पेस को कि बासिल
तो बासिल का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरीके से आंसर करें। पहले एरोबोट आप आंसर कर दें, फिर दरिया आप आंसर कर दें, और कीप इट शॉर्ट और स्ट्रेट। जितना बासिल ने क्वेश्चन पूछा है ना, हमने उसी तरह उसको जवाब देना, ताकि हमें जो है वो क्लैरिटी रहे क्वेश्चन और आंसर करना। थैंक यू। ओवर टू एयरपोर्ट। अच्छा, जो पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के मुताबिक 58% ऑफ ब्लॉक टू की मैं बात कर रहा हूँ, वो 58% ऑफ द एयर फ्रेम कॉन्टेंट जो है वो पाकिस्तान में बनता है। और आई आस्क्ड देम पर्सनली कि ये चाइना बना सकता है, एंड दे सेड कि नहीं बना सकता, राइट। जो म्यांमार को JF-17s दिए गए थे, उनकी असेंबली हुई थी चाइना में। जो कंपोनेंट्स पाकिस्तान बनाता है वो सिर्फ यहीं बनते हैं, वो और नहीं बनते, प्रोडक्शन लाइन में नहीं बन सकते। चाइना के पास उन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन लाइन नहीं है। दे कैन बिल्ड द प्रोडक्शन लाइन, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स कामरा के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ब्लॉक 3 पे आए। ब्लॉक 3 की जो परसेंटेज है जो एयरफ्रेम की हम बनाते हैं, इट हैज़ बीन इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हुई है मुझे नहीं पता, मे बी अ स्मॉल परसेंटेज, ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन 58 से ज़्यादा है, राइट। तो जो मेजॉरिटी आप बना रहे हैं, तो आप मतलब फिर आगे समझ जाएं व्हाट दैट मीन्स। जो म्यांमार थे वो चाइना में असेंबल हुए थे, जो उसके वो कंपोनेंट्स थे वो यहीं PSC कामरा में बने थे। यही आपका क्वेश्चन था या कोई और चीज़ भी थी? बासिल का क्वेश्चन यही तक ही था। राइट, बस। हाँ, इसमें मैं थोड़ी चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो डोजल स्पाइंस थी ना एयरफ्रेम की म्यांमार की, वो पाकिस्तान से PSC कामरा से बन के हमने जो हमारे IL-78 है उनमें रख के चाइना भेजी थी। उसके बाद उन्होंने बाकी शेयर भी कर दें जो मैंने बात की है। थैंक यू। Pakistan should we move forward? नो, मैंने दरिया को कहा है कि दरिया से बात ऐड कर दें। दरिया को आवाज आ रही? Aeroboat has given the numbers, right? So it's 58% for Pakistan, and rest of it is made by China. And Basil, you know rest of the अभी deal. आप कह सकते मोर देन 58% फॉर ब्लॉक 3, क्योंकि ब्लॉक 3 अभी प्रोडक्शन में है, और ब्लॉक 3 की जो पाकिस्तानी कंटेंट है, इट इज मोर देन ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 का जो स्टेटेड कोटेड बाय PSC ऑफिशियल्स है, 58%। Blackbird, would you mind if you give back mic to Basil? श्योर बासिल, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट दोबारा कर सकते हैं। यू विल बी प्रायोरिटाइज्ड। तो हम फिर जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और फिर अगर वो आए तो हम दोबारा इस क्वेश्चन को रिटेन करेंगे उनसे लेके, बल्कि वो आ गए हैं। Basil, you have the floor once again. Please continue. Hello, can you guys? Acha. Honestly, 58% का जहाँ तक number है ना, that is something which has really made my heart happy. So to give everyone, I'm a mechanical engineer over here in Saudi, and I've worked with Boeing वगैरह ना. One of the biggest notice करा है ना, one of the biggest things जो मुझे खुशी होती है वो देख के, इस जो बात आप लोगों ने पहले करी, I'm not sure who said this, कि जो हमें कोई जहाज देने को तैयार नहीं था, which is very true. To be honest, मैं अगर आप लोगों ने एक बात नोटिस करी हो, यही हाल चाइना का था 1980s, अर्ली 1980s में, जब वो यूएस के साथ जेवी पे जा रहे थे, एंड दे डिक्लाइंड इट, और फिर वो उन्होंने अपने शुरू करा। द थिंग, द रीजन, ऑनेस्टली दरिया को पता है, मैं ह्यूज वाइपर लवर। मैंने पूरी जिंदगी अपने वाइपर्स में गुजारी। आई हैव फैमिली मेंबर्स in the US जो वाइपर पे बकायदा काम करते हैं, they work with Lockheed Martin and with Raytheon, and I've seen it up close and everything. तो by all means I'm everything for a Viper. यकीन कर, अगर आज भी मुझे कोई पूछेगा, अगर आप 100 JF-17 देखें और 100 Viper, I would prefer 100 Vipers. But at the end of the day, I was taught this by Sohail bhai, by Daria, by a lot of other friends who are in the PF और जो PF के aviation enthusiasts हैं, जो हमारे पास चीजें हैं JF-17 पे, the more I learnt about it, again thanks to Sohail bhai, thanks to Daria, thanks to a lot of other people जो आप लोग जानते होंगे who are big in our aviation circle, वो चीजें, the key thing is self reliability and self reliance. Currently जो हमारे पास JF-17 है, and the thing was, the reason I love the program so much and I'm so enthusiastic about it is because what we've achieved with it and what we want to go for it. मुझे इतनी खुशी होती है देख के कि
we have achieved every single capability with it. हमारे पास naval strike आ गई, हमारे पास long range A2A missiles आ गए, हमारे पास coin operations आ गए, हमारे पास ground attack आ गया है. And now I'm hoping for कि anti radiation मैंने अभी तक वो MAR-1 जो I think that's what they're called, the MAR-1 missiles, मैंने अभी तक देखे नहीं है उनको GF-17 के ऊपर, but when I do see them, it'll be very interesting. The approach we are taking, one jet fits all approach. It's I don't, as much as I don't like it from an engineering perspective, कि a jack of all, master of none, but at least it's better than a master of one. I don't like it as much, but at the same time, जब भी मैं हमारी country की situation को देखता हूँ, logistically speaking, I salute the PF and I salute every one of them. उन्होंने जो चीज़ pull off करी है. Currently, अगर आप हमारा JF-17 program देखें, I think Daria or one of you guys can correct me. We have around what 200 frames, 250 frames. अगर आप मुझे बताएं कि एक $8 billion की जो defense budget हमारे 8 या 10 जितना भी हो, doesn't make a big difference. $1-2 billion is nothing in the retrospective. वो लोग अपने जहाज बना रहे हैं. I think we have to be the poorest country on earth by in terms of defense spending who are making their own jets, because currently we only have China, the US, Russia. Israel को count कर लो क्योंकि वो लावी बना रहा है. Turkey can't be counted because Turkey was only doing TOT and they're part of NATO. The same applies to the Dutch and the Germans. The Germans are doing that. So we are the poorest and most isolated country in this aspect. Isolated in terms of कि if I'm not mistaken, दरी ने मुझे बात बताई थी, we were going for French avionics, फिर वो बात गिर गई थी JF के लिए. What we are achieving is crazy, and honestly, I really hope everything goes well in the future as well. With regards to export customers, it's not more of a question, sorry, I know I'm deviating from the topic, but आप लोगों की बातें सुन के बड़ा खुशी होती है, because I like how hopeful you are, and when I see that hope turn into reality, it's even better. I was in a meeting, in fact, when it said GF-17 Block 3 news for Argentina, and by all means, I do know the British will try to stop us as much as they can, and we value a relationship more with the British than we do the Argentinians. ये भी fact है, क्योंकि Martin Baker से लेकर एक Chinese aircraft में डालना, and I'm sure US ने उंगलियां डाली होंगी उनकी deal में, because it's not, they wouldn't want a Chinese plane, regardless of the customer being a non-NATO ally. They wouldn't still like it as much. A NATO member supplying parts in any shape or form, उन लोगों को तो हर चीज से तंग आती है. And if you guys see how defensive KAI, in fact, शायद T-50 रिजेक्ट हुआ था अर्जेंटीना को क्योंकि वो UK ने मिसलीड कर दिए थे, if I'm not mistaken. There you can correct me. So it's really positive to see this, and honestly, you guys, you have my whole respect for whatever you guys do, and I just hope कि इंशाल्लाह हमारा JF program बेहतर हो. And my coming to the point, my last question. Where do you see the JF program realistically? Not hopefully, but realistically within the next 5 years. थैंक यू बासिल. आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैं एयरपोर्ट से लेता हूँ, दरिया से भी लेता हूँ, लेकिन थैंक यू. मैं पॉइंट इसमें ऐड कर दूं. आपने मार्टिन बेकर की बात की थी, हम आज उसी को डिस्कस कर रहे थे कि मार्टिन बेकर का हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद है. चाइनीज सीट है H5T आई थिंक सो, मेरा नाम मुझे भूल रहा है, बाकी वो भी 00 इजेक्शन सीट है, तो उसके साथ भी तो ये चीज़ मुझे जो पता थी मैं उसमें ऐड कर दूं. बाकी आपका जो डिटेल आपने क्वेश्चन के किया है वो आप पहले दरिया आंसर कर दें, फिर एरोबोर्ड आंसर कर दें. ओवर टू दरिया. थैंक यू. Basil, as you have asked for the future of the GF-17, so it is pretty imminent from what it is going through. We have 130 plus airframes that are currently flying in PF's inventory, and they are not for testing purpose. They are flying with the operational purposes. वो हमारी एक्टिव ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं. एक्टिवली उन्होंने वॉर ऑन टेरर के अंदर पार्टिसिपेट किया. तो बेसिकली जो एक इंटेंशन होती है इस प्रोडक्ट को, एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की, कोई भी एयरफोर्स, कोई भी एयर पार्ट जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करती है तो उसका काम होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जो कि GF-17 पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कर रहा है. अब जहां तक बात है कि इसके ऊपर जो हमारा R&D का खर्चा आया, प्रोडक्शन के जो हमारे पैसे लगे, वो हम कहां से रिकवर करेंगे. तो बेसिकली पहली बात तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इन पर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उस चीज़ का कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जाता. बट अगर आप उस चीज़ का कोई एक्सपोर्ट सिक्योर कर लेते हैं, दैट इज़ अ वेलकम एडिशन. तो उसके अंदर उसकी थोड़ी कॉस्ट रिकवरी का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है. बट एज फार एज द फ्यूचर ऑफ GF-17 इन कमिंग 5 years इज कि मजीद एटलीस्ट 2 से 3 कंट्रीज GF-17 ब्लॉक 3 के लिए दे वुड कम अप. They would come to bid openly for the GF-17 Block 3, and I'm optimistic that within 5 years के at least एक on paper या maybe in a physical form GF-17 Block 4 के ऊपर हमें possibly कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं. Thank you.
Thank you, Darya bhai. I think Pakistan Strategic Forum, please add few words. नो एरोबोर्ड ने ऐड करने, एरोबोर्ड से ऐड करवा लें की और नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएं। वही बात है कि ब्लॉक 4 एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसका कोई डिटेल्स अभी पब्लिक के पास नहीं है। ठीक है ब्लैकबर्ड, आप आके मूव कर जाएं। थैंक यू। This will be the last question. इसके बाद हम closing की तरफ जाएंगे. So the last person is Waqar Ahmed. Waqar Ahmed साहब, you have the floor. Please ask the question. Waqar साहब, you have the floor. Please ask the question. I think we should move forward. Time कम है. So the next person is TK Lahori Falconism. Falcon साहब, you have the floor. Please ask the question. Falcon साहब, unmute करके बोलिएगा. I think he's having some issue. Next move forward. The next person is Haroon Saab. Haroon Saab, you have the floor. Please ask the question. जी वालेकुम सलाम. जी ये पूछना था कि ये ब्लॉक 3 में हार्ड पॉइंट्स कितने होंगे, क्योंकि पिछलों में तो हमें 8 वो 7 मिलते थे, तो इसमें कितने होंगे? आई थिंक सो दरिया आप ही जवाब दें इस बात का। अभी जैसे कि जस्ट सिर्फ प्रोटोटाइप्स की कुछ तस्वीरें अनवील हुई हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, जिनके अंदर हम PL-10 मिसाइल को विंग टिप्स के ऊपर देख सकते हैं ऑन द GF-17 ब्लॉक 3 एंड द विंग स्पैन लुक्स टू बी एक्सटेंडेड। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो विंग्स के ऊपर नंबर ऑफ हार्ड पॉइंट्स है वो चेंज नहीं होगा, दे वुड रिमेन द सेम लाइक 7, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चिन हार्ड पॉइंट्स 2 ऐड किए जाएंगे GF-17 ब्लॉक 3 के अंदर। तो बेसिकली जो पहले GF-17 को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड या फिर एक टारगेट एक्विजिशन पॉड जो कि उसे अपने एक सेंटरलाइन हार्ड पॉइंट पे या फिर आइदर विंग स्टेशन नंबर 2 या 6 पे कैरी करना पड़ता था, वो अब अपने चिन हार्ड पॉइंट पे कैरी करेगा। इवन इट इज पॉसिबल कि वो एक वक्त में दो पॉड्स कैरी कर सके, वन लाइक द इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पॉड एंड अदर द टारगेट एक्विजिशन या जो डेजिग्नेटर पॉड होता है, जैसे कि एसएल पॉड है या WMD-7 या F-16 के ऊपर हमारा स्नाइपर पॉड जो है। तो जब ये चिन पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे तो पीछे से बहुत सारा एक हार्ड पॉइंट जब बच जाएगा तो दैट हार्ड पॉइंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेपन्स। सो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली इसकी एनहांस्ड होगी क्योंकि इंजन एनहांस हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्टर जो कि एक को रेलेवेंट है कि अगर आपकी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ रही है तो देन यू हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एयरफ्रेम एंड बेसिकली इंक्रीज द पेलोड कैरिंग कैपेसिटी। So currently GF-17 Block 2 के अंदर जो payload capacities हैं that is around 5,000 kilograms and there is no exact number or even we cannot predict or say this about we cannot predict about the payload capacity that would be added in the GF-17 Block 3. But as far as the number of hard points are concerned, so it will remain the same as Block 2 except for the two chin hard points. और जब चिन हार्ड पॉइंट्स की बात आती है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि जो GF-17 की कैनन है द ग्रिजे शेपनॉफ, उसकी पोजीशन एक ऐसी जगह पर है जो कि चिन हार्ड पॉइंट, जहाँ पर बेसिकली चिन के ऊपर आपकी कैनन लगी हुई है तो उसके ऊपर आपने हार्ड पॉइंट लगाना है, तो ये बहुत मुश्किल है। बट एज फार एज आई नो कि द वेज हैव बीन फाउंड आउट कि कैनन की पोजीशन को थोड़ा चेंज करके 2 चिन हार्ड पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं एयरफ्रेम के ऊपर। एंड एज फॉर द रेस्ट ऑफ द हार्ड पॉइंट्स आर कंसर्न, विंग्स के ऊपर जो पाइलॉन स्टेशंस हैं वो अब फर्दर कोई प्रोटोटाइप की पिक्चर आएगी तो वहां से ही ये चीज 101% कंफर्म हो पाएगी कि either there are more pylons attached to the airframe या it is remaining same as 7. Thank you. थैंक यू दरिया। बिफोर एंडिंग द स्पेस मैं चाहूँगा कि
यार हमें सोहेल भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। सोहेल भाई को पहले क्यों नहीं लिया स्पीकर के ऊपर ब्लैक बर्ड? मैंने पहले इनको भेजा हुआ था इनविटेशन, उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया। अच्छा अच्छा, तो इस तरह करते हैं कि क्लोजिंग रिमार्क लेना शुरू करते हैं। मैं ख्याल है पहले सोहेल भाई से ले लेते हैं और फिर ब्लैक एरोबोर्ड से और फिर दरिया से होते हुए मुझसे होते हुए तो फिर ब्लैक बर्ड ऐड करेंगे और फिर उसको एंड करते हैं। ओवर टू सोहेल भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सोहेल भाई, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, मैं ज्वाइन किया था बट मैं खाली आप लोगों को सुन रहा था, काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा था। लास्ट क्वेश्चन में मैं शायद ऐड कर दूं, आई एम नॉट श्योर, बीच में आवाज़ थोड़ी सी मिस हुई थी, दरिया ने इसको पॉइंट को ऐड किया या नहीं किया कि डुअल रैक्स के बारे में भी सुनने को आता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली डुअल रैक्स भी हो, लेकिन स्टिल वही बात कि अभी तक चूंकि कोई क्लैरिटी नहीं है 100%, सो हम उसको नहीं कह सकते। तो डुअल रैक्स का मतलब ये होता है कि उस पर आप दो एयर टू एयर जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो रैप अप से पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो पीछे पॉइंट्स थे शायद मैं उनको ऐड कर देता हूँ, तो उसी में चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। कि एक जगह बात हो रही थी TFX के साथ या आज़म के साथ जो हमारे फ्यूचर प्लान्स थे। तो देखिए बेसिकली फिफ्थ जनरेशन हमें एक स्टडी हो रही है, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कंडक्ट हो रही है, उसमें सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है ये एक अलग चीज़ है। मल्टीपल स्टडीज आप गूगल करेंगे आपको मिलेंगी, फाइटर जेट्स के ऊपर स्टडीज होती हैं, लोग स्टडी करते हैं, वो फाइनल प्रोडक्ट बना पाते नहीं बना पाते, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो हो सकता है हम स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, हमारी स्टडी कितनी सक्सेसफुल होती है, TFX चल रहा है, वो TFX जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर हमारी स्टडी अल्लाह पाक ने हमको इतनी दिया हमको इतना और हमारी स्टडी कामयाब हुई तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट अज़म भी आएगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि वो स्टडी खुदा न खास्ता कोई फेल हो या कुछ हो, लेकिन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो वो चीज़ फिफ्थ जनरेशन फाइटर की स्टडी अपनी जगह, बट वो डेफिनेटली हमको नीचे JF-17 के अंदर भी उसके बेनिफिट्स हमको नज़र आएंगे। सो आई थिंक कि JF-17 का फ्यूचर जो है हमारे साथ, वो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, वो बहुत सेफ बहुत सिक्योर है, बैकबोन है। वाइपर्स कब तक हमारे साथ हैं कब तक नहीं है, मजीद प्लेटफॉर्म आते रहेंगे, लेकिन ये अब हमारा सेंटर लाइन प्रोडक्ट हो गई है JF-17, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से अब हमारे पास जो है ना वो आपको कस्टमर्स के नाम ज़्यादा सुनने को मिलना शुरू हो गए हैं और मज़ीद आते रहेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ सक्सेस स्टोरी एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ जो हमारे पड़ोसी या हमारे एनिमीज़ चाह रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ ना हो, 10 जगह पे प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें अब जो हमने साइलेंट वॉर लड़ी है वो हमें कहीं ना कहीं पे ऑफ कर रही है। जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तो बाकी कस्टमर्स जो कि अभी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं लेने में, उनको भी थोड़ा सा एक सहारा मिलता है कि हाँ ये फला 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 कंट्रीज ने प्रोडक्ट बाई की है। सो आई थिंक JF-17 जो है वो इंशाल्लाह बहुत आगे जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोहेल भाई। रोबोट क्लोजिंग रिमार्क्स ऐड कर दें आप। नहीं बस ठीक ही है मेरे ख्याल में, ओके ओके आई थिंक कवर कर लिया। ओके, दरिया आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स हैं तो प्लीज़ ऐड कर दें। श्योर ब्रो। यहाँ पर तौसीफ अहमद भाई मौजूद हैं, उन्होंने इनबॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन भेजा था कि अर्जेंटीना JF-17 ब्लॉक 3 प्रोक्योर कर रहा है, व्हाई डिडंट दे ऑप्ट फॉर द J-10C। तो बेसिकली ब्रो इसका जो एक अपेरेंट रीजन है वो है द कॉस्ट। और जब आप इन फिगर्स को डिवाइड करते हैं तो द रफ फिगर यू गेट इज 55 मिलियन पर एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर अब ऑब्वियसली ये पैसे सिर्फ एक आपके एयर फ्रेम के नहीं है, इसके साथ ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स है, सपोर्ट्स है, ट्रेनिंग एंड अ लॉट मोर।
और जब J10C की आप बात करते हैं तो तब वहाँ पर यूनिट कॉस्ट और ज़्यादा ऊपर आ जाती है, एंड बिगर द बर्ड, बिगर द मेंटेनेंस, बिगर द लॉजिस्टिक्स इशू, तो बाद एंड ऑफ द डे ये सारी बात घूम फिर के कॉस्ट के ऊपर आ जाती है। एंड ऑब्वियसली व्हेन द कॉस्ट इज हाई, तब लोन की लेन देन के ऊपर भी फिर मामला नेगोशिएशंस और लेंदी होती हैं। एंड देन देर आर ऑब्वियसली, जब आप लोन लेते हैं तो देन देर इज मॉर्गेज, उसके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। Basically, the apparent reason for Argentina not buying the J10C is cost. अब मे बी उन्होंने बात की हो, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी, बट द apparent reason is the cost. So that's why they are opting for the JF17 Block 3, जो कि बहुत कॉस्ट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। I think Pakistan Strategic Forum has left us. उनका कनेक्शन का इशू आ गया है. We'll wait for 2 minutes to join him back. और अगर नहीं join करते, so we'll go for the closing remarks from my side. Sorry guys, मुझे पता है आप लोग wait करें for the questions, लेकिन हम questions नहीं ले सकते due to time constraints. I'm extremely sorry for that. तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम को इनबॉक्स कर सकते हैं, दरिया भाई को कर सकते हैं, और सुहेल भाई को कर सकते हैं. आई थिंक आई शुड गो फॉर द क्लोजिंग. देखें, JF17 थंडर के जितने एक्सपोर्ट कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, इसमें हमारा फायदा है. एंड दिस मेक्स आवर प्रोडक्ट like stand out among all the products available in the market at the moment. जिसमें Pakistan Strategic Forum is there. I won't add anything. Yes, you're audible. Please go for the end closing. अच्छा, दरिया भाई ने ऐड कर दी क्लोजिंग रिमार्क्स? जी जी, उन्होंने कर दी हैं. ओके ओके. अच्छा जी, क्लोजिंग रिमार्क्स में यही है कि थंडर का ब्लॉक 3 अर्जेंटीना जो है वो ले रहा है. ऑफिशियल होगी ये बात अर्जेंटीना की तरफ से. ऑब्वियसली ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि उन्होंने बजट एलोकेट कर दिया है, सो ऑब्वियसली इट्स ऑफिशियल. इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि much more is about to come. It's just the tip of the iceberg. We can assure you that we have 5 to 7 customers. Out of those 5 to 7 new customers, at least 2 customers have very huge orders. And if you want to check the differences between, or the upgrades between from the block 2 to the block 3, you can always go to Pakistan Strategic Forum's official YouTube channel. वहाँ पे हमारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं. इसके अलावा आप जाके हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमने 2-3 पोस्ट की हुई हैं. इसके अलावा हमारी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है pakstrategic.com. इसके ऊपर वेरियस आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 के अंदर क्या चेंजेस की गई. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दरिया ने हमें ज्वाइन किया था. दरिया हेड करते हैं एस ऑफ पीएफ को. एस ऑफ पीएफ एक प्लेटफॉर्म है, डिफेंस प्लेटफॉर्म है, जो कि एयरफोर्स इन पर्टिकुलर पाकिस्तान एयरफोर्स को कवर करता है और बहुत डिटेल में कवर करता है. तो आप उनके भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके फेसबुक पेज को भी चेक कर सकते हैं, और ऑब्वियसली यू कैन फॉलो दरिया एज वेल ऑन द ट्विटर. I thank Aeroboard of Pakistan Strategic Forum, which is run by Whiskey Papa. I thank Basil Lutfi for coming to the space. I thank Brigadier Saab. He was a colonel. I thank Colonel Saab for coming to the space. I thank Suhail Ahmed for coming and joining and giving us the insight about the particular topic. And thank you so much, Blackbird, for conducting the session and hosting it and then recording it. And last but not the least, ये जो लोग मुझे इनबॉक्स करके या कमेंट में दायमा पूछ रहे होते हैं कि वीडियो कब अपलोड होगी, जल्दी अपलोड करें, यार ये ब्लैकबर्ड को किया करें. ठीक है, यही वीडियो एडिट करता है, इसी ने अपलोड करनी होती है, तो तंग इसको किया करें. ठीक है ना. इसको जितना आप तंग करेंगे ना, उतनी जल्दी वीडियो अपलोड होगी. ठीक है, मुझे ना किया करें क्योंकि मेरे हाथ ही में नहीं है. ठीक है, आप इसको तंग किया करें, मैसेज कर करके, टैग कर करके. ये इसी का कसूर है, इसी की वजह से हम सारी इस मुसीबत के अंदर है. ठीक है, तो इसी को टैग किया करें. थैंक यू सो मच जी फॉर लिसनिंग टू अस, और आई होप कि ये बहुत एक अच्छा स्पेस सेशन होगा. In the end, I will request everyone to follow the Corona SOPs and always stay united, because our unity is the main thing which hurts our enemies the most.
ending with a note, whatever happened today about the New Zealand saga, just remember that Pakistan is the most resilient nation and we will come out stronger out of it. और जिन्होंने भी इस चीज को प्लान किया है, they will bite the dust. We are the country who has a record of doing and pulling the miracles, and we will do the miracle again. Last but not the least, I have seen some, though we don't talk political stuff from these platforms, we are a political organization, but one thing I would request everyone to कि आप अपने जो आस्तीनों के सांप हैं उनको पहचाने. गद्दार में और आस्तीन के सांप को अगर आपने पहचानना है तो उसमें उसको पहचानने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब मुसीबत का वक्त होता है तो वो हमेशा दुश्मन की सफ़ों में आपको खड़ा हुआ नजर आता है. और आपको आज दुश्मन की सफ़ों में खड़े हुए जो लोग नजर आए उनको आइडेंटिफाई करें, और जब वो दोबारा कभी कशकोल लेके बाहर निकलें वोट के लिए तो उनके मुंह के ऊपर वो चीज़ दे के मारें जो उन्होंने आज ट्वीट की है. इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, ठीक है. और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ जो कुछ आज हुआ है, और मैं गुस्से में रहूँगा जब तक ये कहते हैं ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. और मैं जज्बाती आदमी था, जज्बाती आदमी हूँ, और मैं इसी तरीके से पाकिस्तान का स्टांस कैरी ऑन करते रहेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वजाहत, आई थिंक तो वजाहत काजमी साहब, वो आज जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने हुए थे और उन्होंने अपने मुंह की खाई है. फेक न्यूज़ कमेंट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उनको जब हमने काउंटर मारा तो वो तप गए, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का लिबादा उतारते एकदम जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया, और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दी क्योंकि उनकी न्यूज़ गलत साबित होगी. तो एक चीज़ याद रखें कि फेक न्यूज़ के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, चाहे आप कोई भी हैं. अगर पीएसएफ ने आपको देख लिया फेक न्यूज़ पेडल करते हुए, आप कोई भी हो, हम आपको टेक ऑन करेंगे विदाउट मयरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई भी हो, और हम आपको टेक ऑन करेंगे एंड वी विल टेक यू टू द क्लीनर्स, चाहे जो भी हो, ठीक है. सरप्राइजिंगली वो हमें पहले फॉलो करते थे, हमने तो कभी फॉलो नहीं किया क्योंकि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे. हमारा कोई स्पोर्ट्स इतना हम ज़्यादा ट्वीट्स नहीं करते स्पोर्ट्स के बारे में, वो हमें फॉलो भी करते थे. बट जब वो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बने और फेक न्यूज़ ने पैडल की तो फिर हमने उनको काउंटर मारा. और ये आप याद रखें कि अगर आप कोई भी होंगे और आप फेक न्यूज़ करेंगे और पाकिस्तान की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको काउंटर मारेंगे, और ऐसा काउंटर मारेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो कर देंगे. और आज वही हुआ है. तो थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि पाकिस्तान इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है. पाकिस्तान से ऊपर कुछ भी नहीं है. आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर पाकिस्तान आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आप गद्दार हैं, ये याद रखिएगा बात. ये मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है तो आप गद्दार हैं. नेवर आस्क कि आपके मुल्क ने आपके लिए क्या किया. आप अपने आप से पूछें आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, ठीक है. तो अगर हमने इसी तरह तरक्की करनी है, खुशहाली तरफ जाना है और हमने अपने मुल्क को स्टेबल करना है तो ऑलवेज स्टे यूनाइटेड, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ in your cause and always remain disciplined and don't peddle fake news, because if you come with a fake news we will surely give you a counter and we will make sure that you will bite the dust. Thank you so much जी. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया इस स्पेस में. यू ऑल आर आवर पावर. और जहाँ तक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने बात की है कि मुझे तंग करना है वीडियो से रिलेटेड, मुझे नहीं करना है, ये नहीं कोई करना है, यही जिम्मेदार है, मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ वीडियो से रिलेटेड, यही देखते हैं उस चीज़ को. तो बाकी जो लोग फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं उनको एक चीज़ हम बताते चलेंगे, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम वो इदारा है जो हर न्यूज़ को कंफर्म करता है और जो एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर्स ऑन ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उनको हम आपके सामने लेके आते हैं. तो ऐसे जो उठ के जो लोग आ जाते हैं उनकी बातों पे आपने बिल्कुल बिलीव नहीं करना. जो ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल या ऑथेंटिक आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आप न्यूज़ को फॉलो करें और उन्हीं चीज़ों से अपडेट रहें, ना कि इधर उधर की बातों से. थैंक यू सो मच एवरीवन. एक और चीज़ भी है, देखें, अगर मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस बंदे को पर्टिकुलर एक्सपर्टी की वजह से आप फॉलो कर रहे हैं ना, आप उसको उसकी एक्सपर्टी पे रहें वो बंदा, ठीक है. अगर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है तो वो स्पोर्ट्स पे कमेंट करे क्योंकि वो स्पोर्ट्स को समझता है. अगर कोई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है तो वो उसके ऊपर है, कोई कुकिंग एक्सपर्ट है तो वो उसके ऊपर है. एकदम से 5 मिनट के अंदर उन्हें कल्टी खाई और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से एकदम से तो निकले तो पता चला ये जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, और उसके बाद उन्हें वो रख के मारी है. तो फिर ऐसे पता काउंटर तो आना ही था, और हम तो काउंटर देने के चैंपियन है और हम तो काउंटर देते रहेंगे. हम ये नहीं देखते कितना बड़ा अकाउंट है. लेट मी अश्योर यू, पीएसएफ जिस दिन ट्विटर के ऊपर आया है हमारे पास 10 फॉलोअर भी नहीं थे, ठीक है. आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से, और हमारा एक ही गोल है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हम नहीं होने देंगे. ये तो 50-60 हज़ार फॉलोअर वाला अकाउंट है ना जिसको हमने धूल चटाई है. अगर आपका 10 मिलियन का भी होगा ना या 10,000 मिलियन का भी होगा, हमने तब भी यही करना है. और फिर हमने मेक श्योर करना है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो, ठीक है.
तो ये आप मत समझें कि अगर आप बड़ा अकाउंट और आप ट्रोल कर देंगे, आप कवर कर देंगे, फिर ऐसा कंपनी हमारी ये कल्टी के उन्होंने अभी तक कोई 10,000 बंदा जो है ना ब्लॉक ही कर दिया और अपना अकाउंट प्राइवेट भी कर लिया है। तो मेक श्योर कि आप एक्सपर्ट्स को फॉलो करें, ठीक है, जो जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और अपनी फील्ड से एकदम कल्टी खा के ना दूसरी साइड पे मत आ जाएं। और अगर आप आएंगे और पाकिस्तान की इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज़ पेडल करेंगे, और मुझे आपका उनका एजेंडा भी पता है, मैं एजेंडा भी जानता हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, उन्होंने ये जो हरकत की है क्यों की है ये भी जानता हूँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर आप ये हरकत करेंगे तो पीएस साहब आपके पीछे आएगा, और पीएस साहब आपके पीछे आएगा तो फिर वही होगा जो आपके साथ हुआ है, जो किसी के साथ भी हो सकता है। हम अक्सर आते रहते हैं लोगों के पीछे और फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं और उनकी फिर एक हिस्ट्री बन जाती है, तो हम जाते रहेंगे पीछे, मेक श्योर। और आखिरी बात, ये यूट्यूब के लिए ब्लैक बर्ड को ही तंग करना है, यही रिस्पॉन्सिबल है, इसी के पास गेमिंग पीसी है, यही एडिट करता है, इसी के पास तेज इंटरनेट है, यही अपलोड करता है, ठीक है। मैं सिर्फ बीच पे जो है वो थंबनेल डिजाइन करता हूँ, ठीक है, टोटल थंबनेल। तो जो तंग करना है इसको करना है, ये झूठ बोल रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much everyone for joining us. ये पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम को तक करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।